बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़ना नबीला बराजा का नावल मेरा इल्ज़ाम भी तुम। तो ये वाला नावल भी इसकी थीम मुझे नहीं पता, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले का पढ़ा हुआ है और अभी मुझे बिल्कुल भी स्टोरी नहीं याद, लेकिन अच्छा नावल है। आए पढ़ते हैं इसको, तो फिर अपलोड करने से पहले लग जाएगी थीम भी पता। देखते हैं आगे पूरा पढ़ा जाता है क्या आप पढ़ा जाता है। तो आए पढ़ते हैं मेरा इल्ज़ाम भी तुम, रिटन बाय नबीला बराजा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। रंगबू का गौर तूफान उमड़ आया था। असीर अलवी कज़न्स और दोस्तों के साथ इस रंगीनों शो हंगामे से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। फरहान, जिसकी मेहंदी थी, असीर का कज़न और जिगरी दोस्त था। फरहान ने अपनी पसंद से लड़की चुनी थी जिसके साथ अब इसकी शादी होने जा रही थी। वो बेपनाह खुश था। फरहान का निकाह दोपहर में हो चुका था। फरहान की ख्वाहिश थी कि मेहंदी का ये फंक्शन मुश्तरका हो, मगर रमना के घर वाले नहीं माने और फिर रमना के घर से मेहंदी आ गई थी। असीर के दो चार मंचले दोस्त लड़कियों पर तबसरे कर रहे थे। असीर भी पास खड़ा था। फरहान की बहनें और कज़न इसे सुर्ख दुपट्टे की छाँव में मेहंदी के लिए सजाई गई स्टेज तक ला रही थी। अब बार बार असीर के नाम की पुकार पड़ रही थी। अवैस और हसान भी फरहान के दोस्त थे। तीनों इस तरफ पढ़ने लगे। मिशकात, कहाँ हो, जल्दी करो, फरहान भाई को मेहंदी लगाओ। असीर के पीछे से आवाज़ आई। जब भी वो पूर्वकार कदमों से चलती फरहान तक आई। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं आप? मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लड़की का लहजा बहुत नरम और सुलझा हुआ था। मिशकात, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आंटी की तबीयत खराबी के बावजूद आप मेहंदी में शरीक हुई। फरहान का लहजा सामने वाली लड़की के लिए एहतराम और इज्जत से भरा हुआ था, जिस पर असीर जी भर कर हैरान हुआ। फरहान भाई, इसमें शुक्र की कोई बात नहीं, अब तो आप हमारे फैमिली मेम्बर बन गए। एक हल्की सी मुस्कान इसके लबों पर सजी हुई थी। मैंने जल्दी वापस आने क्योंकि भाभी अम्मी जान के पास अकेली हैं। मिशकात, मुझे आपकी मजबूरी का पता है, इसलिए इसलाह नहीं करूँगा, मगर बारात और वलीमे में आप लाजमी शरीक होंगी। फरहान के लहजे में प्यार भरा तहक्कुम था। ओके फरहान भाई, मैं ज़रूर आऊँगी। असीर इस मुख्तसर गुफ्तगू के तरफ पूरी तरह फरहान और इस लड़की की तरफ मतवजह रहा। यकीनन फरहान के ससुरालियों में से थी, क्योंकि इसका अंदाज़ा इन दोनों की गुफ्तगू से हो रहा था। बहुत नाइस लड़की है, रमना की कज़न है। फरहान ने इसके जाने के बाद असीर से कहा। फरहान के लहजे का एहतराम बता रहा था, वो लड़की खास ही है। हालांकि पहली नज़र में वो इतनी खास हरगिज़ नहीं लगी। कपड़े भी कोई खास चमक दमक वाले नहीं थे। सर पर स्कार्फ और शाने पर दुपट्टा था जो बड़े सलीके से ओढ़ा गया था। बारात किसी दूसरे शहर तो जानी नहीं थी, इसलिए आराम से तैयारी की गई। वहाँ पहुंचकर असीर की मतलाशी निगाहें इधर उधर भटक रही थी। अवैस ने नोट कर लिया। वैसे भी वो इससे मजाज आशना था। यार क्या बात है, किसको ढूंढ रहे हो? किसी को भी नहीं, इसने अवैस को टाला। फरहान ने असीर समेत अवैस और हसान को भी साथ साथ रहने को कहा था। यार दुल्हा बन के तुम बिल्कुल होंक लग रहे हो। असीर ने चोट की। तुम्हें रमना की कजन्स का नहीं पता, आफत है पूरी। एक एक से शरारत करती हैं और नेक दूध पिलाई जूता छुपाई की तरह जो मेरी दुर्गत बनने वाली सोच सोच कर होल उठ रहे हैं। बेचारा फरहान सचमुच बहुत घबराया हुआ था। हमारे होते परेशान मत हो, अवैस ने पीठ ठोंकी। तुम्हारे होने की वजह से तो परेशान हूँ, ऐसा ना हो कि तुम लड़की वालों की तरफ हो जाओ। फरहान इसकी आदत से आगाह था, जबकि वो शर्मिंदा सा हो गया। रमना की कज़न्स मिठाई और दूध लेकर आई। रमना की कोई बहन नहीं थी, इसलिए बहनों का रोल कज़न्स अदा कर रही थी। इन सब में वो नज़र नहीं आ रही थी जिसकी फरहान ने तारीफ़ की थी। खाने के बाद रमना को भी स्टेज पर फरहान के साथ बिठा दिया गया। जब भी वो नज़र आई, वो रमना को थाम कर अंदर से लाई थी। अब वो रमना के साथ ही बैठी थी। असीर ने खुलकर जायज़ा लिया। वो फरहान के दाएं जाने बैठा था। अचानक मिशकात की निगाह इसकी तरफ उठी तो इसे गुस्सा आ गया। रमना इसे पास से उठने नहीं दे रही थी। अम्मी जान की तबीयत खासी ख़राब थी, खासी बेहतर थी, इसलिए वो पुरसकून थी, पर फरहान भाई के साथ बैठे नौजवान की निगाहों ने इसे डिस्टर्ब सा कर दिया था। आज वो ब्लैक कलर के सूट में मलबूस थी, स्कार्फ इसी तरह बालों को छुपाए हुए था। आंखों में काजल की शौक सी तहरीर और लबों के कटाव में नेचुरल सी लिपस्टिक की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। इसके बाएं हाथ की दरमियानी उंगली में नाजुक सी अंगूठी चमक रही थी, जिससे सुर्ख नन्हा मुन्ना सा रंग बड़ा वाज़िया था। नन्हा मुन्ना सा नग बड़ा वाज़िया था। बारात की वापसी पर वह रमना के साथ पिछली सीट पर इसके साथ ही बैठी थी। असीर ड्राइविंग कर रहा था, साथ फरहान था। वो वक्फे वक्फे से मिशकात को मुखातिब कर रहा था। अब तो असीर को इसका नाम असबर हो चुका था। इसी की शख्सियत की मानत मुनफरद और पुरवकार। फरहान के घर में रमना को पहले तो मुख्तलिफ रस्मों से गुजारा गया, फिर अंदर ले जाया गया। अब असीर अवैस और हसान के घेरे में था। तुम तो आज एक ही लड़की को घूर घूर कर देखते रहे, खैर तो थी? पता नहीं, वो बेनियारी से कंधे उचकाकर दोस्तों के पास से हट गया। असीर के लिए शायद ये आमर मामूली सी बात थी, मगर देखने वालों ने बहुत सी बातें खुद ही अखज़ कर ली थी। जहाँ अवैस और एहसान ने इसकी नज़रों की चोरी पकड़ी, वहाँ मिशकात की कज़न ने भी असीर की निगाहों की बेबाकी और बेखौफी मुलाहजा की थी, और फिर सब ने एक दूसरे को ये बात बताई। असीर की निगाह वक्तन फ़वक्तन से छू के पलट आती। मिशकात की कज़न समाविया ने मंजर पूरी जज़ियात और तफसीलात के साथ याद कर लिया। समाविया वैसे भी मिशकात से खार खाने लगी थी। मिशकात समाविया के छोटे चचा की बेटी थी। पूरे घर की लाडली चचा जान को अपनी छोटी बेटी पर बेपनाह फ़क्र था। समाविया के मामू की फैमिली कनाडा में रहाइश पजीर थी। वो छुट्टियों में पाकिस्तान आते जाते रहते थे। समाविया की ममानी जहरा को एक अलकानी
एक इत्तफाकी मुलाकात में मिशकात भागी। वो किसी को बताए मशवरा के बगैर सीधी समाविया के चचा अब्बास के घर पहुंच गई। इस बात की खबर जब समावियन फैमिली को हुई तो बड़ा झगड़ा हुआ। वो तो आस लगाए बैठे थे समाविया से बड़ी बेटी हादिया का रिश्ता मामू के बेटे से कर देंगे, और इधर और ही कहानी चल रही थी। अब्बास चचा तक भी ये किस्सा मुबालगा अमेज़ी और फसाना तराजी के साथ पहुंचा तो उन्होंने नरमी से समाविया के मामू मानी को इनकार कर दिया, और फिर बाला ही बाला जहरा मामी ने अपनी बेटी के बहन की बेटी से लाडले सपूत की निस्बत तय कर दी। इसका जिम्मेदार भी मिशकात को ठहराया गया। ना वो होती ना ये रिश्ता हाथ से निकलता। तब से समाविया ने तो इसे जिद ही बांध ली थी। मिशकात इसे बहुत बुरी लगने लगी थी। पूरे ख़ानदान की औरतें मिशकात की मिसाल देती कि लड़कियों को ऐसा होना चाहिए। बिला ज़रूरत वो बोलती नहीं थी, अपने काम से काम रखती। फजूल की शोखी और दिखावा इसके मिजाज को सौ दूर था। वो संजीदा बावकार और रख रखाव वाली लड़की थी। इसे देखते जहन में एहतराम का तसव्वुर उभरता था। बिला ज़रूरत वो कज़न से फ्री नहीं होती थी। सलीके और ढंग के कपड़े पहनती, फैशन करती तो एक हद में रहकर। बहुत सी माओं के लिए वो एक आइडियल बच्ची थी। इस सब बातों से कतई नज़र पीठ पीछे मिशकात का मजाक उड़ाया जाता। इसकी ड्रेसिंग और हुलिये पर तंज किए जाते और इस पर एतराज़ और तंज करने में लड़कियां पेश पेश होती। इस वक्त हद ही हो गई जब हाफिज़ इसरार का रिश्ता मिशकात के लिए आ गया। हाफिज़ इसरार सुलझा व मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान का नौजवान था। पेशे के लिहाज से वो इंजीनियर था और अच्छा खासा खुशशक्ल और स्मार्ट था। अभी मिशकात के घर वालों ने सोचने के लिए टाइम मांगा था। हतमी तौर पर रजामंदी या इनकार नहीं हुआ था, पर लड़कियों के हाथ मजाक आ गया। पप्पो की बेटी से इतना तो अपनी माँ से साफ कह दिया, हमें मिशकात की मिसालें मत दिया करें। हम इसकी तरफ बन गए तो फिर हाफिज़ इसरार जैसे मौलवी के रिश्ते मिलेंगे, और मुझे मौलवी पसंद नहीं। इस लतीफ़े ने सारे खानदान में गर्दिश की थी। रमना से बमुश्किल तमाम इजाज़त लेकर वो भाई के साथ वापस आई। अब्बू अम्मी दोनों इसी के इंतज़ार में थे। अम्मी गुज़िश्ता माह सीने से गिरकर टांग की हड्डी तोड़वा बैठी थी। कुछ दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद वो घर आई थी और टांग पर चढ़े प्लस्तर की वजह से चलना फिरना माहौल था। कोई ना कोई आदत के लिए चला था। इसी दौरान रमना की शादी तय पाई। रमना इसके बहुत करीब थी, अपनी हर बात शेयर करती। रमना और मिशकात के अब्बू आपस में भाई थे। रमना मिशकात को बहुत पसंद करती थी और दिल से इसकी मुतारिफ थी। समाविया हादी की निस्बत इसने मिशकात का कभी मजाक नहीं किया, क्योंकि इसे पता था कि इसके चाचा की बेटी किस नेचर की है। इन दोनों की बनती भी खूब थी। अब्बू तो रमना की रुखसती के बाद ताया के पास ही रुक गए और काफ़ी देर बाद घर वापस आए। मिशकात इनके आने के घंटा बाद वापस आई। इसने सबसे पहले अम्मी से इनकी तबीयत का पूछा, अब्बू से गपशप की, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ने के इरादे से कमरे में आई। पाँव जूतों की कैद से आज़ाद किए, सर से स्कार्फ उतारा तो रेशमी बाला ने इसकी कमर को ढांप लिया। नमाज से फारिग हुई तो इसी फुर्सत से इसे फरहान भाई के साथ बैठा नौजवान याद आ गया। किस तरह इसे घूर रहा था, जैसे कुछ तलाश करना चाह रहा हो, किसी खोज में हो। अजीब बेबाक सी निगाह थी इसकी, इखलाक की हर हद से आज़ाद। सजी सवरी रमना कल के मुकाबले में आज बेपनाह हसीन लग रही थी। इस हुस्न में यकीनन फरहान की मोहब्बतों का एजाज़ भी शामिल था। मिशकात ने बेख्तियार इसका माथा चूमा तो रमना ने हाथ पकड़कर पास ही बिठा लिया। समाविया और हादिया पहले से पहुंची हुई थी। समाविया की निगाह असीर अलवी को ढूंढ रही थी। वो खाने के दौरान नजर आई कि एक अच्छे मेज़बान की तरह वो सब पर तवज्जो दे रहा था। मिशकात, चची नुदरत और ख़ानदान की दीगर औरतों के साथ एक ही टेबल पर बैठी थी। इसकी दाएं तरफ समाविया और हादिया थी। असीर अलवीन की टेबल पर भी, और आखिर को वो फरहान के ससुराली थे। इसने असीर पर जिम्मेदारी डाली थी कि इनकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो मिशकात की टेबल के पास रुका तो समाविया ने मानी खिस निगाहों से हादिया और इसकी माँ की तरफ देखा। वो इन सब से खैर खैरियत दरियाफ्त किया था। आपने तो कुछ लिया ही नहीं, मैं गर्म खाना मंगवाता हूँ। इसकी मुखातिब मिशकात थी, जिसने प्लेट में सिर्फ थोड़ी सी बिरयानी और सलाद डाला था। असीर ने पास से गुजरते पैरे को मजीद खाना लाने के लिए कहा। मिशकात से खाना खाना दोपहर हो गया। समाविया की मानी खेस खनकार इसकी समात तक पहुँच गई। असीर की बैग पर समाविया बैठी थी। हमें कोल्ड ड्रिंक मंगवा दें। समाविया ने खुद दखल अंदाजी की तो असीर फ़ौरन अलर्ट हो गया। हम भी आपकी रमना भाभी के रिश्तेदार हैं। इसने जताया तो जवाबन में हंस पड़ा। मुझे पता है, लगता तो नहीं है कुछ खास लोग ही आपकी त्वचा का मरकज़ बने हुए। अरे नहीं, आप भी हमारे लिए हैं। वो खाली पड़ी कुर्सी पर इनके पास ही बैठ गए तो समाविया को बड़ी खुशी हुई। फवाद भाई ने कहा था कि वापस में चच्ची और समाविया लोगों के साथ जाना, मगर क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई अब वो सब्र से इनके उठने का इंतज़ार कर रही थी। खाना खा के सब लोग कब के फारिग हो चुके थे, मगर समाविया की बातें ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। मिशकात इनकी टेबल पर आ गई। चच्ची घर चले ना, काफ़ी टाइम हो गया। असीर तब फ़ौरन इसकी तरफ घुमा। वो पूरी जीत जान से इसकी तरफ मतवज्जा था। ऐसे लग रहा था जैसे इन दोनों के सिवा और वहाँ कोई नहीं है। खुद पर गड़ी इसकी निगाहें मिशकात को एहसास तौहीन में मुब्तला कर रही थी। असीर ने बगौर इसका जायज़ा ले। मिशकात पिंक कलर के कपड़ों में मलबूस थी। सर पर कपड़ों के हमरंग स्कार्फ था और इसके सर के बालों की कोई झलक नहीं दिखाई दे रही थी। पाँव नाजुक सी जूतियों में मकीन थे। मैं आप लोगों को ड्रॉप कर दूं? असीर ने फ़ौरन ऑफर की। अरे नहीं, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। चची नुदरत ने फ़ौरन जताया। मिशकात खामोश खड़ी इनको देख रही थी। ये हमारी कज़न है मिशकात। समाविया ने असीर की तवज्जो मिशकात की तरफ महसूस की तो झट इसका अधूरा सा तारुफ करवाया। क्या करती हैं आप मिशकात? असीर के तो दिल की कली खिल उठी। समाविया और हादिया समेत नुदरत भी इन दोनों की तरफ मतवज्जा थी और दिल में कुछ सोच रही थी। मैं घर पर ही होती हूँ, वो मुख्तसर जवाब देकर बहाने से वहाँ से हट गई। समाविया ने जाने कि उसका तारुफ करवाया। इसका अंदाज और निगाहें तंजिया थी। वो बच्ची तो थी नहीं कि महसूस न करती। मिशकात अंदर आकर रमना से मिली। तब तक नुदरत का भी जाने का मूड बन गया था। असीर, फरहान और इसकी दिगर फैमिली गेट तक इनके साथ आई। आखिरी वक्त असीर ने फिर मिशकात को भरपूर निगाहों से देखते हुए खुदा हाफिज़ कहा। हाँ तो कुड़ी दे पिछे ना धो के पै गया कि सोहनी कुड़ी देखी नहीं कदी।
मेहमान सबके सब जा चुके थे। शादी का हंगामा भी सर पड़ चुका था। ऐसे में फरहान ने असीर को पकड़ा। शादी में बहुत लोगों ने असीर की मिशकात के तरफ बारहा घूरते देखा था, जिसमें अवैस व हसन के साथ फरहान भी शामिल था। मुझे बताओ ये सब क्या सिलसिला? फरहान बहुत संजीदा लग रहा था। कौन सा सिलसिला यार? वो सर के बालों में उंगली चलाते हुए गायब दिमागी से बोला। बच्चे मत बनो असीर, तुम्हें पता है सब। क्या कह रहे हो? आखिर मुझे भी तो पता चले। रमना की कज़न मिशकात को तुम क्यों नदीदों की तरह घूरते रहे? क्या पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी? देखिए फरहान की तो मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है। मैंने नदीदों की तरह कब देखा? और तुम्हें ये भी पता है कि कितनी लड़कियों को देख चुका हूँ। असीर, मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करो। लड़कियाँ तुम्हारी शजर में ममनुआ नहीं रही, और फिर तुम्हारी हरकत क्या मानी रखती है? मिशकात ने रमना से तुम्हारी शिकायत की, और यकीन करो रमना के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। बड़ी मुश्किल से कायल किया कि मिशकात को गलतफहमी हुई होगी। असीर, ऐसा नहीं है। रमना भाभी ने क्या कहा तुमसे? वो चौंका। असीर, मिशकात रमना की कज़न है और बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं इसकी इज्जत करता हूँ, वैसी वैसी नहीं है। हाँ मुझे पता है वैसी वैसी नहीं है। फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की कि तुम्हारी शिकायत आ गई? हाँ जायज़ है शिकायत। असीर का लहजा अजीब सा था। रमना ने मुझे बताया कि इसकी कज़न्स ने तुम्हारे हवाले से मिशकात पर उल्टे सीधे तंज किए, इसी वजह से इसने रमना से तुम्हारी शिकायत की। फरहान गुस्से में आ गया। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, मोहतरम असीर अलवी साहब। वो एक लफ्ज़ चबाकर बोला। जवाब में असीर खामोश रहा। मामा पापा के साथ बड़ी भाभी नगीन के पास सऊदीया गई हुई थी। इन्हें गए 1 माह से ज़ायद हो गया था। नगीन भाभी के यहाँ पूरे 6 साल के बाद ऐसा मौका है कि वो फिर से माँ के रुतबे पर फाइज होने जा रही थी। इस बार वो बेहद डरी हुई थी। पहला बेटा भी मेजर ऑपरेशन से हुआ था और वो मरते मरते बची थी। इस बार तो जो इनको उल्टे सीधे ख्वाब आ रहे थे, इसकी वजह से वो वहमी हो रही थी। फ़ोन पर बात करते करते रो पड़ती। नगीन की वजह से अफरोज़ भी परेशान थी। दिन का दिल चाह रहा था कि फ़ौरन इसे भी पेशतर बहू बेटे के पास पहुंच जाए। इस मामले में उमर अलवी भी बीबी के हमनवा थे। वो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे। इन्हें घूमने फिरने का बहाना चाहिए था। सो अफरोज़ के साथ सऊदीया आशिर और नगीन के पास जा पहुंचे। इनकी मौजूदगी से नगीना पुरसकून थी। इसने फिर से खूबसूरत और सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। अफरोज़ का इरादा था कि बहू पोतों को साथ ही वापस पाकिस्तान जाएंगे, जहाँ असीर बेचैनी से इनका मुंतज़िर था। जब भी फ़ोन पर बात होती वो यही पूछता, ममा आप कब आएंगी? अफरोज़ को वो कुछ परेशान सा लगा था। इतनी दूर बैठ के वो तफसील भी नहीं पूछ सकती थी। इनकी 3 औलादें थी और तीनों ही बेटे थे। असीर सबसे छोटा और मुँहफट था। आशिर और यासिर दोनों की शादी हो चुकी थी। अब असीर ही बचा था। बाकी दोनों साहब औलाद थे और अपनी अपनी बीवियों के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। शादी के बाद आशिर को सऊदीया में जॉब मिली तो वह नगीन के साथ यहाँ चला आया। नगीन घर संभालती थी और एक शरारती सा बेटा। अपनी मसीहा इस माने का इसे मौका ही नहीं मिलता था। वो घर में खुश थी। शादी के बाद थोड़ा अर्सा इसने प्रैक्टिस की थी, फिर घरेलू ज़िंदगी में ऐसी गुम हुई कि फुर्सत ही नहीं मिली। आशिर को सालाना छुट्टियाँ मिलती तो वो नगीन के साथ पाकिस्तान का चक्कर लगा लेता। यासिर इससे बड़ा था और आर्मी में कर्नल था। इसके भी 3 बच्चे थे। पिछले 3 साल से अब अफरोज़ और उमर अलवी के साथ ही मुकीम था, वरना तो वो दोनों बेटों के आए रोज़ की पोस्टिंग से तंग आ गए थे। अब कुछ सुकून था। असीर के लहजे में इंतशार महसूस करके अफरोज़ परेशान हो गई। जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस जाना चाहती थी, मगर जब तक नगीन सफ़र करने के काबिल ना होती, इनका आना मुहाल था। समावी ने चटखारे ले लेकर ये मज़ेदार किस्सा सबको सुना। अब तो नुदरत ने खुद अपनी आंखों से देखा था। इस लंबे चौड़े जाज में नज़र लड़के की तवज्जो 100% मिशकात की तरफ थी। इन्होंने सिर्फ असीर की तवज्जो महसूस की थी, मिशकात की बेनज़ारी से नज़र नहीं आई। पहले वो शायद यकीन न करती, पर अब समाविया के दलाइल ऐसे थे कि इन्हें यकीन करना पड़ा। इन्होंने इसका जिक्र जेठानी और दोनों देवरानियों से भी कर दिया। बज़ाहिर इस छोटी सी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। अल्लाह दौरे फिटे मुँह तोड़ा गल कोई है नहीं ते सारे फूफियाँ मगर सारे ने अग ला दी थी। समाविया दी बेड़ा गर्क होया। नूर अफ़शा मिशकात की माँ थी। इन्हें ये बात हज़म नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से कोई सवाल नहीं किया। इन्हें ऐसी अपनी तरबियत पर भरोसा था। और फिर शादी में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। लड़के लड़कियों पर तवज्जो देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। अक्सर वाक़यात मामला एक तरफ़ा ही रहता है। मिशकात सुलझी हुई बाशऊर लड़की थी। आज तक इसके बारे में कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई थी। नुदरत ने खोजने वाले अंदाज में ये बात इन्हें बताई थी कि शादी में दूल्हे का एक अजीज़ मिशकात में दिलचस्पी ले रहा था। नूर अफ़शा इधर ही खामोश हो गई थी। हाफिज़ इसरार के घर वालों को हतमी जवाब देने के बारे में सोच रही थी। अब्बास भी राज़ी थे। बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई ख़राबी नहीं थी। लड़का भी मिशकात की तरह बाकिरदार और मुहज़्ज़ब था। हाफिज़ इसरार के घर वालों ने जवाब लेने के लिए आना था। इसने अपनी फर्माबरदार बेटी की तरह मामला वालिदैन की मर्ज़ी पर छोड़ दिया। मिशकात अब्बास की लाडली थी। अपने तीनों बच्चों में ये बेटी सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। वो इसे अपने लिए खुदा का इनाम करार देते और इस पर फ़ख्र भी करते थे। मिशकात ने हमेशा इनके फ़ख्र का मान रखा था। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो घरदारी में मगन थी। नूर अफ़शा की टांग टूटी तो इसने खिदमत गुजारी में दिन रात एक कर दी। इसकी कोशिश होती कि अम्मी के तमाम काम वो खुद करे, भाभी को जहमत ना दे। इस वजह से समामा भी खुश थी। हाफिज़ इसरार की वालदा ने नुदरत के घर एक तकरीब में मिशकात को देखा, तब से वो इनके दिल को भाग गई। अपने बेटे इसरार के लिए वो इन्हें हर लिहाज से मुनासिब लगी। इन्हें पूरा यकीन था कि अब्बास मान जाएंगे। इनका ये यकीन बेजा नहीं था। समाविया ने बातों बातों में असीर के हवाले से मिशकात पर तंज किया तो इसे बेहद गुस्सा आया। रमना भी मैके आई हुई थी। मिशकात ने सारा गुस्सा इस पर उतार दिया। इसने घर आकर फरहान से असीर की शिकायत की। फरहान असीर से जा पहुंचा। इस बात को 6 रोज़ गुजर गए थे। फिर ना असीर इससे मिला, ना फ़ोन पर बात हुई। फरहान ने कॉल की तो इसका नंबर ऑफ था। अवैस और हसन फरहान से फ़ोन करके इसके बारे में पूछे थे। इसका नंबर कभी बंद नहीं मिला था। असीर
ट्रैवल एजेंसी चला रहा था अवैस और फरहान सीधा इसके ऑफिस जा पहुंचे। वो वहाँ भी नहीं था। इसकी सेक्रेटरी से पता चला कि वो 5 दिन से ऑफिस आ ही नहीं रहा। मजीद इसे कुछ पता नहीं था। फरहान और अवैस सब सचमुच परेशान हो गए। चलो घर चलते हैं असीर के पास, अवैस ने तजवीज़ दी तो फरहान ने इधर से गाड़ी मोड़ ली। फरहान ने गाड़ी असीर के घर के सामने रोकते हुए हॉर्न दिया तो चौकीदार ने गेट खोला। सलाम साहब। चौकीदार ने ज़ोरदार आवाज़ में सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? फरहान ने चौकीदार के सलाम का जवाब देते हुए असीर के बारे में पूछा। साहब, छोटे साहब तो बीमार है। इस इत्तला पर फरहान अवैस का मुंह तकने लगा। यासिर भाई तो घर पर नहीं थे, अलबत्ता इनकी बेगम हमारा घर पर थी। इन्होंने दोनों को असीर को बेडरूम तक पहुंचा दिया। असीर फरहान का खालाजाद भाई था। फरहान इसके बहुत करीब था। दोनों पल पल एक दूसरे के मसरूफियत से आगाह रहते थे। आज पहली बार फरहान को अपनी बेपरवाही पर गुस्सा आया। शाम ढल रही थी पर असीर के कमरे की लाइट बंद थी। खिड़कियों के पर्दे मौसम की खनकी के बायस गिरे हुए थे। अंदर कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। फरहान ने आगे बढ़कर लाइट जलाई। लाइट चलने और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उल्टा लेटा असीर कसमसाया और फिर उठ बैठा। इसकी आंखें बेपनाह सुर्ख थी, पपोटे भी सुर्ख और भारी लग रहे थे। अवैस और फरहान परेशान हो गए। वो हमेशा नक्सक से तैयार खुशबू में बस अपनी दिलनशी मुस्कुराहट समेत मिलता। इसकी खुश लिबासी मशहूर थी। 6 दिन की बड़ी हुई शेप में वो पहले वाला असीर लग ही नहीं रहा था। सिगरेट को इसने कभी हाथ नहीं लगाया था। पास पड़ी एशट्रे बता रही थी कि इसने बेदर्दी से दिल खोल कर सिगरेट नोशी की है। क्या हाल बना रखा है? फरहान ने हैरानगी से कहा। नाराज़ हो हमसे? कोई बात बुरी लग गई है? अवैस भी कदरे हैरान था। अरे नहीं, नाराज़गी कैसी? फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आकर मासूम हो गई। फिर ये क्या हाल बना कर रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ मेरे हाल को? इसने उल्टा वैसे सवाल किया। मजनू लग रहे हो पूरे। जवाब में असीर खामोशी रहा। इतने में मारा भाभी चाय के साथ दिगर लवाजमा ट्रे में सजाई इधर ही आ गई। 2 दिन पहले इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। रात भर तेज़ बुखार है, मगर ये डॉक्टर के पास नहीं गया। ऊपर से स्मोकिंग शुरू कर दी। तुम लोग पूछो क्या प्रॉब्लम है इसको। मैं और यासिर तो पूछ पूछ कर थक गया। आंटी ने वापस आकर देखा तो यही कहेंगे कि हमने असीर का ख्याल नहीं रखा। भाभी अब परेशान ना हो, मैं पूछता हूँ। फरहान ने तसल्ली दी तो वो चलेंगी। फिर अवैस ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। हाँ बताओ असीर, क्या चक्कर है जिसकी वजह से तुमने अपना ये हाल बनाया हुआ है? फरहान काफ़ी संजीदा था। कहीं मोहब्बत का चक्कर तो नहीं है? इस बात पर असीर और भी संजीदा नजर आने लगा। इसने इतने दिनों की उलझन और परेशानी की वजह बता दी। वजह बड़ी रंगीन थी और वो थी मिशकात। तुम्हें भी मोहब्बत हो ही गई। मैंने थोड़ी देर पहले तक यही समझता रहा कि तुम सिर्फ दिल लगी कर सकते हो, मोहब्बत नहीं। तुमने तो हैरतअंगेज़ खबर दी है। लड़की को फजूल है कहकर ठुकराते हैं। और ये सब क्या? अवैस ने इसी का कहा लौटाया। वो बहुत खास है। अवैस और फरहान हंसते चले गए। यकीन नहीं आ रहा कि जुमला असीर के मुंह से निकला है। एक से एक तुरंतर खूबसूरत और शौक लड़की के बारे में इसकी राय यही होती कि आम सी है। लड़कियों को अपनी तरफ मतवजा करना इसके लिए कभी मसला नहीं रहा था। इसकी बातों और शख्सियत से सिनफ़ नाज़ुक इम्प्रेस हो जाती थी। असीर एक हद से आगे नहीं जाता था। मामला दिल लगी तक ही थे। इसने अपने दिल की गहराइयों में किसी को झांकने नहीं दिया। एकदम से जाने के अब वो खुद से किसी के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। रात सोने के लिए लेटता तो 2 ख्वाहिश सी शिकायतें आंखें जहन के दरीचे पर दस्तक देने लगती। फरहान इसकी शिकायत लिए आया, तब से वो डिस्टर्ब था। फिलहाल कोई राजदार नहीं था। बात ही ऐसी थी नाकाबिले यकीन। कहाँ वो, कहाँ मिशकात। असीर के हल्का बाब में एक से एक तुरंतर और खुश शौक लड़की थी। मिशकात इनसे बिल्कुल उलट थी और अब असीर अपने मुंह से इकरार कर रहा था कि कुछ खास है इसमें। कहीं ये जज्बा वक्ती जज्बा तो नहीं? फरहान मशकूक था। जवाब में बेबसी से देख कर रह गया। रमना ने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया। वो बहुत संजीदा और सुलझे किरदार की लड़की, तुम्हारी फ्रेंड से बिल्कुल मुख्तलिफ। मुझे पता है, तभी तो कहेगा बहुत खास है वो। रमना कल ही मैके वापस आई है। परसों मिशकात के घर हमारी दावत है। रमना ने बताया था कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है मिशकात के लिए। इसकी फैमिली भी तकरीबन राजी है, मगर अभी तक बाकायदा रजामंदी नहीं दी गई। तुम अगर वाकई सीरियस हो तो खाला से बात करो, तुम्हारा प्रपोजल ले जाएं। फरहान ने इसे चेक करने के लिए दानिस्ता मिशकात के लिए आए रिश्ते का बताया, जिसे सुनकर असीर और भी परेशान नजर आने लगा। तीर निशाने पर बैठा था। असीर के लिए दिल लगी वाकई दिल की लगी बन गई थी। यह आज की हैरत अंगेज़ खबर थी कि असीर जैसा नौजवान भी क्यूपिड के तीर का शिकार हो सकता है, जो सिनफ़े नाजुक के साथ पायदार जज्बे का कायल ही नहीं था। अपनी फ्रेंड्स को इसने फ्रेंडशिप तक ही महदूद रखा था। वही असीर मोहब्बत की धीमी धीमी आँख में सुलग रहा था। ये तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर पाँव धरने वाला उलझा सा असीर था। अभी वो मिली भी नहीं थी कि खोने का धड़का लग गया था। फरहान ने इसके लिए आए रिश्ते की बात करके इसे और भी परेशान कर दिया। वो आम सी लड़की इसके लिए बहुत खास, बल्कि खासुल खास बन गई। इस याद करते दिल में ये तसव्वुर पुख्ता हो जाता था। तुमको मालूम तो हो कि ये करामत अपनी संगे मरमर पर धरो, पाओ तो मखमल कर दो। मिशकत बड़े धड़ल्ले से पूछे बगैर इसके दिल के सिंहासन पर विराजमान होगी। वो अपनी हार मानने से खौफज़दा था। वो दोस्तों की महफिल में बांगे दहल कहता था कि मोहब्बत करूँगा तो ठोंक बजा के करूँगा। अब इसे हंसी आती। अब जब सब दोस्तों को ये बात पता चलने वाली थी, सब ने से तरह तरह के सवाल करने थे। कौन है, कैसी है, दिखने में कैसी लगती है? वो क्या जवाब देगा? पहली बार इसे अपने ख्यालात के बरक्स शिकस्त हुई। इसके आइडियलिज्म का बुत मिशकात के हाथों चकनाचूर हुआ था। अब्बास साहब के यहाँ दावत बड़ी पुरलुत्फ़ रही। फवाद भी शरीक महफिल था। फरहान सबसे मिलकर बहुत खुश था। वापसी पर फरहान ने खुद ही मिशकात के लिए रिश्ते का जिक्र छेड़ दिया। इस बार में पेशरिफत से आगाह होना चाहता था। चाचा चंद जल्दी यहाँ करने वाले। रमना ने बताया तो फरहान परेशान सा हो गया। रमना को बताने में हर्ज नहीं था। इसने रुक रुक कर असीर की वारदात कल्बी से आगाह कर दिया।
रमना को मिशकात का गुस्सा और शिकवा याद है। मेरा नहीं ख्याल कि मिशकात असीर भाई के लिए दिन में नरम जज्बा रखती है। अगर ऐसा होता तो वो कभी मुझसे शिकायत ना करती। समाविया ने तो इसे अच्छा खासा बदनाम करके रख दिया। राय का पहाड़ बन गया। और आपके ये दोस्त असीर, इन पर हैरत होती है। हमारी शादी में मिशकात को देखकर मोहब्बत करने लगे। ना कोई बात हुई, ना मुलाकात, और एक नज़र में मोहब्बत हो गई। रमना का अंदाज़ अच्छा खासा तंजिया था। फरहान तड़प ही तो गया। ये कोई बिजनेस या सौदा नहीं है। मुझे असीर का पता है वो मोहब्बत वगैरह को फजूल तसव्वुर करता था। इस जज्बे पर इसका ज़्यादा यकीन नहीं था, मगर कभी कभी अनहोनी भी हो जाती है। मेरा दिल ये बात नहीं मानता। आपने ही तो बताया था कि इनकी दोस्ती बहुत सी लड़कियों से, और इनमें से कुछ असीर भाई के मामले में सीरियस भी हैं। मैं सबके बारे में जानता हूँ। असीर इनमें से किसी के साथ भी सीरियस नहीं है। इस मौजू पर मेरी कितनी बार असीर से बात हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दोस्ती और वक्ती दिल लगी है। बहुत खूब। असीर भाई मिशकात को भी दिल लगी का जरिए समझ बैठे। फरहान की बात पर रमना गुस्से में आ गई। अगर वो संजीदा है तो सीधे तरीके से प्रपोजल दें, यूँ किसी लड़की को बदनाम तो ना करें। ओके, ये भी हो जाएगा। मैं जाके आज ही बात करता हूँ। खाला जान तो सऊदीया में जाने ने आने में कितना टाइम लगे, लेकिन मैं बात करता हूँ। असीर को मैं खुद से भी ज़्यादा जानता हूँ। इस पर शिकस्त से बर्दाश्त नहीं होगी। फरहान कदर परेशान नजर आने लगा। रमना भी खामोश थी। बाकी का सफ़र खामोशी से तय हुआ। घर आकर रमना के सामने फरहान ने असीर को फ़ोन किया। तुम खाला जान को फ़ोन करके बता दो। वो छूटते ही बोला था। असीर उलझ सा गया। किसका बता दूँ? मिशकात के बारे में बता दो। इसके वालिदैन ने अगर एक बार हाफिज़ इसरार के घर वालों को हाँ कर दी तो तुम सारी उम्र देखना पे जाने के। फरहान इतना तलख हो रहा था वो असीर पर खूब गर्जा बरसा। मैं पहले भाभी और यासिर भाई से बात करूं, फिर मम्मा पापा को कॉल करके बताता हूँ। असीर ने उजलत में फ़ोन बंद कर दिया। असीर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लगी लपटी रखे बगैर अपनी बात कहने वाले। यहाँ तो मामला फिर दिल का था। इसे यासिर भाई और मरा भाभी से बात करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आप जाकर बात करें मिशकात के वालिदैन से। ऐसा ना हो कि वो कुछ कहते कहते रुक गया। तो हमारे ने मानी खेस निगाहों से यासिर की तरफ देखा। वो भी शादी में शरीक हुई थी, पर मिशकात कौन सी लड़की थी ये इन्हें मालूम नहीं था। इन्हें भी इस लड़की को देखने का शौक था जिसने असीर को चारों शाने चित कर दिया। इसका बस नहीं चलता था कि अभी ने मिशकात के घर भेज देता, मगर ये काम भी तो एक ज़ाब्ते के तहत होना था। अफरोज़ आंटी मुल्क से बाहर थी। उमर अलवी की राय लेना भी ज़रूरी थी। यासिर ने सबसे पहले सऊदीया फ़ोन करके मम्मा पापा को सब कुछ बताया। मम्मा ने कहा कि मुझे लड़की की तस्वीर मेल करो। यासिर के पास होती तो करता। पापा ने कहा ठीक है, तुम हमारा को लेकर चले जाओ। आखिरी फैसला हमारे आने के बाद होगा। ख़वातीन में से हमारा भाभी रमना और फरहान भाई की ममा अमरीन और इनके शौहर अकबर अली मिशकात के घर आए थे। अब्बास रमना की वजह से इस खानदान को कुछ कुछ जानने लगे थे। रमना की ससुराली ने बहुत पसंद आई और मिशकात के लिए रिश्ता इधर से ही आ गया। नूर अफ़शा के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। रमना जिस खानदान में ब्याह कर गई थी वो समाजी हैसियत और अमारत में इनसे बढ़कर था। असीर अलवी फरहान का खालासाद भाई था। अब आना जाना शुरू हो गया था तो फरहान और इसके घर वालों को करीब से जानने का मौका मिला था। फरहान पसंदीदा आदात का मालिक था। ये बात असीर की फेवर में जा रही। जाते वक्त यासिर और अमारा ने अपने घर आने की पुरजोर दावत दी, जो अब्बास ने कबूल कर ली। इस बहाने वो असीर और इसके घर बार को भी देख लेते। बाकी फैसला इन्हें करना था। नूर अफ़शा वैसे ही इस रिश्ते के हक में थी, मगर अब्बास जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से अभी तक हाफिज़ इसरार के घर वालों को हतमी जवाब नहीं दिया था। मिशकात के लिए असीर का रिश्ता है। समावे के लिए इतना बहुत नाकाबिले यकीन थी। देखा, मैं कहती थी ना कि इन दोनों में चक्कर चल रहा है। अब नतीजा सामने। शादी में सब कुछ हुआ और अब रिश्ता भी आ गया। वो नुदरत समेत बहुत सौ को ये बावर करवाने में कामयाब होगी कि असीर और मिशकात में पहले से चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से अब इसने रिश्ता भेजा। दूर फिटे मुँह। आज समाविया गरीब फफे कुटनी औरतों ने तो बंदा फैर ही मार देवे कितने रख के। वो मिशकात के पुराने तासुर को ज़ाहिर करने में पूरी तरह कामयाब रही। चची नुदरत सीधी नूर अफ़शा के पास पहुंची। छूटते ही असीर के रिश्ते का पूछा। ज़ाहिर है इन्हें ये सब कुछ बताना पड़ा। हाँ, अच्छा है, औलाद की पसंद भी तो ज़रूरी है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर और किसी को एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं है। वैसे क्या सोचा तुमने? इधर नूर अफ़शा इनके जुमलों के हेर फेर में गुम थी कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोचना कि अब्बास अभी जाके मिलेंगे असीर के घर वालों से, इसके बाद देखेंगे क्या करना है। वो संभल के बोली। लो, अब इसमें सोचना कैसा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। वो अपनी बात कहकर चल दी, पर नूर अफ़शा इनकी कही बातों पर गौर कर रही थी कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, कोई और एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं। तो क्या मिशकात इस लड़की को पसंद करती है जो इसने रिश्ता भिजवाया? पहले भी मिशकात के हवाले से वो असीर का किस्सा सुन चुकी थी, पर मिशकात ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हुन लोगों ने पिछले लाके अपनी थी तो भी ना वो क्या कहते हैं, छाका करना शुरू कर देता। आज नींद मिशकात की आंखों से कौसर दूर थे। समामा भाभी और रमना की ज़बानी से असीर के प्रपोजल का पता चला। वो तो यही समझी थी कि रमना अपनी सास और इस प्यारी सी खातून जो कि हमारा थी कि हमरा ऐसे ही आई होगी। रमना ने तो इसे एक लफ्ज़ तक नहीं बताया, अपनी आमद के सबब की हवा तक नहीं लगने दी। ये तो समामा भाभी थी जिन्होंने ये मेहरबानी की। अम्मी अब्बू ने इस प्रपोजल के बारे में इसकी राय तो मालूम करनी थी। इनकारी इकरार का हक करना इसका हक था और अपने इस हक को इसने इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। इसकी राय हाफिज़ इसरार के हक में थी। जब वो अपनी फैमिली के साथ इनके घर आया तो ड्राइंग रूम की खिड़की से समामा भाभी ने इसकी झलक दिखाई थी। वो आंखें झुकाए अब्बास साहब की किसी बात का जवाब दे रहा था। मिशकात का दिल मुतमिन था। हाफिज़ इसरार संजीदा मिजाज और बावकार लग रहा था, जबकि असीर अलवी के बारे में सोचते मिशकात का दिल बुरा सा हो गया। वो शादी की भरी तकरीब में इतने लोगों की परवाह किए बगैर निगाहों से इसका एक्सरे करने में मगन था। अजीब बेबाकी से लबरेज आंखें थी जिनमें शर्म हया
औरत के एहतराम की कोई रमक तक न थी। फिर वलीमे के दिन नुदरत चची और समाविया हादिया के सामने इसने फिर वही हरकत दोहराई, बल्कि आगे पढ़कर ड्रॉप करने की ऑफ़र की थी। घर आकर हंसते हंसते बज़ाहिर समाविया ने असीर के हवाले से इस पर चोट की थी। बात इतनी छोटी भी नहीं थी जितनी मिशकात समझ रही थी। नीता पप्पू आई हुई थी, इनकी आमद बेसबब नहीं थी। नुदरत भाभी ने फ़ोन पर बताया कि मिशकात के लिए असीर अलवी का प्रपोज़ल है। वो नूर अफ़शां से इसकी तस्दीक करने आई थी। सच तो यही था कि असीर अलवी को शादी में देखकर बहुत सी माओं ने दिल में ख्वाहिश की थी कि वो इनकी बेटी का नसीब बन जाए। जब वो वलीमे वाले दिन नुदरत की टेबल पर बैठकर बातें कर रहा था तो निदा ने भी देखा था। नुदरत भाभी की तरह इन्हें भी अच्छा लगा। नुदरत भाभी ने राज़दाराना अंदाज में इन्हें बताया कि शादी में असीर और मिशकात का चक्कर चला, तब इसने अब रिश्ता भेजा, वरना अब्बास भाई हाफिज़ असरार के घर वालों को हाँ कर चुके थे। नीता पप्पू की तशरीफ़ आवरी इसी सिलसिले में भी नूर अफ़शां, अब्बास, फवाद समामा सभी बैठे थे। जब नीता ने सवाल किया, भाभी मैंने सुना कि असीर अपनी मिशकात को पसंद करता, तभी रिश्ता भेजा। नूर अफ़शां ये अफवाह पहले सुन चुकी थी, पर अब्बास ने यह बात अपनी बहन के मुंह से सुनी तो इनकी हालत अजीब सी हो गई। इनसे कुछ जवाब ही न बन पड़ा। वो नमाज़ पढ़ने के बहाने उठ के मिशकात के कमरे के सामने से गुजरे तो मैं नमाज़ पढ़ी थी। इनके दिल पर जैसे मनो बोझ आ पड़ा था। असीर ने इतनी जल्दी मचाई कि उमर अलवी को आती बनी अफरोज़, नगीन और छोटे पोते की वजह से फ़िलहाल आ नहीं सकती थी, पर असीर के तेवर और बेसब्री देखते हुए लग रहा था कि इन्हें आना ही पड़ेगा। यासिर ने फ़ोन पर बड़ी तफसील से इसकी ज़िद और जारहाना रवैये का जिक्र किया। जाने वो क्यों इस तरह कर रहा था। फरहान ने मिशकात के लिए पहले प्रपोज़ल का बताकर इसे बेसकून कर दिया था। इसे अनदेखे हाफिज़ असरार से हसद महसूस हो रहा था। मिशकात के अब्बू ने भी हाफिज़ असरार के घर वालों को रजामंदी नहीं दी थी, पर असीर खौफ का शिकार था। पापा आ गए थे। असीर ने खुल के कहा कि आप खुद मिशकात के घर जाएं। इसका मुतालबा ऐसा नाजायज़ भी नहीं था। सौदे से आने के 2 दिन बाद उमर अलवी अब्बास साहब के घर के उधर हाफिज़ असरार के घर वाले इनसे पहले वहाँ मौजूद थे। इन्होंने भी उड़ती उड़ती सुनी कि मिशकात के लिए एक और नौजवान का रिश्ता है और वो इधर यहाँ करेंगे। इसरार की वालदा को धड़का लगा था कि इतनी अच्छी लड़की को वो हाथ से निकलने देना नहीं चाहती थी। उमर अलवी मिठाई फलों के टोकरों समेत इनके साथ आए नौकर ने सारे लवाजमात गाड़ी से उतार कर रखे थे। इसरार की वालदा का चेहरा बुझ सा गया। नूर अफ़शां ने खाना खाए बगैर जाने नहीं दिया, लेकिन वह मायूस ही थी। आते वक्त इन्होंने फिर जवाब मांगा। नूर अफ़शां ने कहा कि आखिरी फैसला इनके मजाजी खता का होगा। ये बात सुनकर इनका यकीन नुदरत की बातों पर पुख्ता हो गया कि यकीनन असीर का रिश्ता मिशकात की मर्जी से है, वरना अब्बास और नूर अफ़शां टाल मटोल से काम न लेते। नुदरत ने ही उकसाया था कि आप जाकर अब्बास भाई से जवाब मांगे। नुदरत का जी नहीं चाह रहा था कि अब्बास हाफिज़ असरार के अलावा किसी और को हाँ करें। यहाँ हसद का जज्बा कार फरमा था। असीर की फैमिली हाफिज़ असरार के घर वालों से कई गुना अच्छी थी। इनकी ख्वाहिश थी कि अब्बास भाई असीर के घर वालों से को इंसाफ इनकार कर दें। समाविया ने पूरे ख़ानदान में ये बात मशहूर कर दी थी कि असीर और मिशकात का अफेयर चल रहा। मिशकात जिस तरह की लड़की थी, इसे देखते हुए ये बात नाकाबिले यकीन लगती कि वो जब किसी लड़के के साथ चक्कर चला सकती है। शादी में जिन जिन कज़न्स ने असीर की निगाहों की बेबाकी नोट की थी, इन्हें तो इस बात पर 100% यकीन था। उमर अलवी का इसरार जोर पकड़ता जा रहा था। वो 3-4 बार आ चुके थे। अब्बास अभी तक तजब्जब में थे कि किसको हाँ करे किसको ना करे। हाफिज़ असरार के बारे में इन्होंने जानने वालों से मालूमात करवाई, सब ठीक है की रिपोर्ट मिली थी। असीर के बारे में नौबत ही नहीं आई, क्योंकि इनकी बेगम समेत बहू बेटे का फैसला भी असीर के हक़ में था। एक बेटी वो पहले ही असीर के ख़ानदान में दे चुके थे। बज़ाहिर कोई बुराई नज़र नहीं आई। असीर की फैमिली इसरार के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और फिर भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। वो रात भर वो सोचते रहे, बार बार राय बदलते रहे। फजर की नमाज़ पढ़कर वो खुदा से मदद तलब की तो सुकून सा आ गया। वो फैसले पर पहुंच चुके थे। इनका फैसला हाफिज़ असरार के हक़ में था। बेशक असीर अलवी की फैमिली हाफिज़ असरार से मजबूत और हर चीज़ से बढ़कर थी। अगर वो असीर अलवी के लिए हाँ करते तो ख़ानदान वालों के दिल में ये बात पुख्ता हो जाती कि मिशकात का वाकई असीर अलवी के साथ कोई मामला था। एक बेटी का बाप होने की हैसियत से वो इस मामले में पसंद थे, नहीं चाहते थे कोई ऐसी बात करें। इन्हें 2 काम करने थे। हाफिज़ असरार की वालदा को फ़ोन करके हाँ करनी थी और उमर अलवी को फ़ोन करके माजरत करनी थी। बाप की वफ़ात के बाद अब इसरार की वालदा ही करता धरता थी। अब्बास साहब ने इनका नंबर मिलाया। इन्होंने खुशगवार अंदाज में खैर खैरियत पूछी। इसरार की वालदा का रवैया रुखा था। मुझे पता है आपने किस लिए फ़ोन किया। हमें आपका फ़ैसला मंजूर है। अगर आपने उमर साहब को हाँ करनी थी तो हमें इतने चक्कर क्यों लगवाए। आपकी बेटी असीर को पसंद करती है, आप हमें बता देते। मैं उम्मीद तो ना रखती। खैर, हाँ या ना करना आपका हक़ था। मैं खुद आपको फ़ोन करने वाली थी। अब्बास भाई, मैंने आपकी बहन निदा के घर से बेटे का रिश्ता मांगा है। निदा बहन को कोई इतराज़ नहीं। हफ़्ता 10 दिन तक बेटे की धूमधाम से मंगनी भी करूँगी। आप सब आइएगा। इसरार की वालदा ने इन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। फ़ोन बंद हो चुका था। वो थके थके अंदाज में वहीं सोफ़े पर ढह गए। इनका सारा मानो फ़ख्र और गुरूर मिशकात ने तोड़ कर रख दिया था। वो असीर को पसंद करती है, इस बात ने इन्हें बहुत दुखी किया। अपनी बहन निदा के मुँह से ये सुनकर कि लड़का इनकी बेटी को पसंद करता है, इन्हें बहुत गुस्सा आया था। आज इसरार की वालदा ने कहा कि आपकी बेटी असीर को पसंद करती है। मिशकात ने इन्हें आसमान से ज़मीन पर लापट खा था। अब इज़्ज़त इसी में थी कि वो उमर अलवी को हाँ कर देते। इन्हें दुख इसी बात का था कि अगर मिशकात असीर में इंटरेस्टेड थी तो अपनी माँ या भाभी से जिक्र कर देती। वो इसरार के घर वालों को इधर ही जवाब दे देते। दिन भर वो अपने कमरे में बंद रहे। दो बार समामा आई। एक बार नूर अफ़शां देख कर गई। शाम हो चुकी थी। इन्होंने समामा से कहा कि मिशकात को मेरे पास भेजो। वो इसी वक्त चलिए। वो खुद परेशान थी कि अब्बू सुबह से कमरे में बंद है। इन्होंने खुद बुलाया तो इसने शुक्र किया कि इसी बहाने मुझसे पूछ सकती कि आप कमरे में क्यों नहीं निकले। सुबह से शाम हो गई है। बैठो मिशकात। इन्होंने सोफ़े की तरफ इशारा किया। इनका चेहरा इस तरह और परेशानी की आमाज का बना हुआ था। जी अब्बू, खैरियत ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो परेशान नजर आ रही थी। इन्होंने नकारा भरा।
बेटा इस घर में तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ, मैंने तुम पर बेजा सख्ती की हो, ज्यादती की हो, या तुम पर कोई अपना नापसंदीदा फैसला मुसल्लत किया हो तो बताओ। वो बगौर इसका चेहरा जांच रहे थे। नहीं अब्बू, आप कैसी बातें करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो तड़प ही तो गई थी। बेटा अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुमने मुझसे ना सही अपनी माँ से जिक्र कर दिया होता, मामा को बताया होता कि तुम असीर के रिश्ते में इंटरेस्टेड हो। मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि अपनी औलाद की मर्जी को मुकद्दम न जानूँ। खैर मैंने उमर साहब को हाँ कर दी, हो सकता है वो थोड़ी देर तक आ जाए, जाकर मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी करो। इसके हवासों पर बम गिरा के वो कमरे से जा चुके थे। शर्म हया और गुस्से से इसकी हालत नागुफ्ता बैठी। फितरी शर्म हया की वजह से वो बाप से ये नहीं कह पाई कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अपनी सवाई में वो एक लफ्ज़ भी नहीं कह पाई। वो सोच रही थी कि जब इससे राय ली जाएगी तो वो हाफिज इसरार के हक में फैसला देगी, पर यहाँ तो अब्बू से बताए बगैर फैसला कर चुके थे। शाम को असीर के घर वाले आ रहे थे। मिशकात के दिल में जो क़यामत बर्पा थी इसे ही पता था। अफरोज़ बहुत खुश थी कि असीर के प्रपोज़ल पर हाँ कर दी गई है। नगीन ने मुनासिब नहीं समझा कि इन्हें और अपने पास रोके रखे। आशिर ने सीट बुक करवा दी। एयरपोर्ट पर असीर ने खुद लेने आया। खुशी इसके अंग अंग से छलक रही थी। खलंडे और शोख असीर का ये रूप बिल्कुल नया था। मोहब्बत ने इसे कितना बदल दिया था, इसका बस नहीं चला था खुशी और सरमस्ती में क्या कर डाले। निदा पप्पो की बेटी की मंगनी हाफिज इसरार से हो रही थी। सिद्रा की मंगनी हाफिज इसरार से हो रही थी। यही सिद्रा इसरार का मजाक उड़ाती थी, इसका नाम मौलवी रख छोड़ा था। अब शहाना जोड़े में मलबूस गर्दन कड़ाई सबसे मुबारकबादें वसूल करी थी। मिशकात को देखकर औरतों ने दबी दबी आवाज़ में बातें और इशारे करने शुरू कर दिए। ना वो बहरी थी ना अनजान जबत के बावजूद भी इसकी आंखें छलक पड़ी। एक शख्स की वजह से वो इतनी नाकाबिल एतबार होगी। इसरार की वालदा बहुत खुश नजर आ रही थी। इन्होंने हंसते नूर अफ़शा को मुबारक दी, साथ ही तंज का तीर भी चला दिया। आपने भी बहुत अच्छा किया, जवान औलाद की मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं करना चाहिए। मिशकात पास ही थी, इसे मजीद यहाँ बैठना दोबर हो गया। इसने शुक्र किया जब अम्मी वापसी के लिए उठी। अफरोज़ भी धूमधाम से मंगनी करना चाहती थी, मगर अब्बास साहब का इरादा बरह रास्त शादी का था। अफरोज़ ने अपने घर का फंक्शन किया था, जिसमें मिशकात के घर वालों के अलावा बहुत से रिश्तेदार और दोस्त अहबाब मौजूद थे। इन्होंने अपनी खुशी इस तरह पूरी कर ली। अब्बास ने उमर अलवी से कहा कि आप अब शादी की तैयारी करें। असीर 27 साल का मेच्योर नौजवान था, अपना बिजनेस कर रहा था, शादी की जिम्मेदारी उठा सकता है। उमर अलवी भी इसी हक में थे कि शादी में ताखिर मुनासिब नहीं। चलो झट मंगनी तो पट व्याह वाला हिसाब हो गया। फरहान के वलीमे के बाद असीर ने मिशकात को नहीं देखा था। दोबारा इनके घर भी गया, हर कोशिश और ख्वाहिश के बावजूद एक झलक तक नहीं देख पाया। अब्बास साहब इतने मॉडर्न नहीं थे कि इसे घर बुलाकर मिशकात से मिलवाते। रमना की ज़बानी इसका बर्थडे का पता चला तो इसने खूबसूरत सा कार्ड खरीदा, खूबसूरत गुलाबों के फूलों का बुके लिया और रमना की खिदमत हासिल की। वो फरहान शाम को मिशकात के घर के। नूर अफ़शा समामा ने खातून में दारत की। मिशकात नजर नहीं आ रही थी। समामा ने बताया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं अपने कमरे में। रमना अंदर दाखिल हुई। मिशकात लेटी हुई थी, इसे देखकर उठ बैठी। हैप्पी बर्थडे जनाब, इसने लगे हाथों विश किया। तुम्हें पता है मैं सालगिरह नहीं मनाती, मैंने रूठेपन से बोली। जी मुझे पता है, बट बहुत से लोगों को मालूम नहीं। लो ये कार्ड और फूल। इसने शौकी से दोनों चीज़ें इसे दी। सुर्ख दहकते गुलाबों का बुके बहुत खूबसूरत था। कार्ड का डिज़ाइन बहुत दिलकश था। मिशकात ने सवालिया निगाहों से देखा। जवाब में रमना ने शौकी से शाने उचका दिए। मिशकात ने कार्ड लिफाफे से निकाला, इस पर असीर का नाम लेकर फूलों का बुके इसने ज़मीन पर दे मारा। इतनी जुर्रत इस खटियाई शख्स की, सारे ख़ानदान में मुझे बदनाम करके रखते और तुम ये इसके दिए गए लवासमत देने चली गई। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। मिशकात का रिएक्शन बहुत सख्त था। रमना देखती रह गई। सूरत हाल के इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। आखिर हुआ क्या है, वो संभल कर बोली। तुमको पता है क्या हुआ? इस शख्स ने मुझे अपनी ही निगाहों से गिरा दिया। इसकी वजह से ख़ानदान में झूठी सच्ची बातें बनी। क्या समझता खुद को, आखिर लोफर कहीं का। मिशकात का लफज नफरत में डूबा हुआ था। रमना इसका मुंह देखती रह गई। बात ऐसी थी कि वो फरहान से भी खुलकर कह नहीं सकती थी। आखिर को मिशकात की इसकी कज़न थी। असीर के साथ इसका रिश्ता तय हो चुका था। फरहान को मिशकात के इस इंतहाई सख्त रिएक्ट का बताती जाने वो क्या सोचता। सिद्रा अपनी मंगनी के बाद बहुत खुश थी। सिद्रा और इसरार की शादी में भी टाइम था, मगर असीर ने पहले मैदान मार लिया। इसे वैसे भी बहुत जल्दी थी। मिशकात के घर तैयारी हो रही थी। असीर ने सख्ती से किसी भी किस्म के जहेज से मना कर दिया। इसने कहा कि हमारे घर सुनिए की हर सहूलत मौजूद है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस मामले में मम्मा और पापा मुकम्मल तौर पर इसके हमनवा थे। इन्होंने अब्बास साहब से कहा कि आप हमें मिशकात जैसी प्यारी बेटी दे रहे हैं, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ अब्बास और नूर अफ़शा मजबूर हो गए थे। नूर अफ़शा माँ थी, इनका अरमान था कि बेटी को हर चीज़ आला से आला दे, पर असीर की ज़िद ने वहीं रोक दिया। वो सिर्फ मिशकात के लिए कपड़ों के कुछ सूट ले चुकी थी। अफरोज़ बेगम ने बाकी किसी भी चीज़ से मना कर दिया। अब्बास साहब ने कुछ रकम मिशकात के अकाउंट में जमा करवा दी थी। असीर अपने कमरे की डेकोरेशन असर नो करवा रहा था। वो नहीं चाहता था कि मिशकात को इसके पास आकर किसी कमी का एहसास हो। इंटीरियर डिज़ाइनर ने कमरे के हिसाब और कलर स्कीम के मुताबिक सेटिंग की थी। अब कमरा असीर की ख्वाहिश के मुताबिक था। बस कमी थी तो इस दिलरुबा के वजूद की। बस वो बहुत जल्द वो इसे बताएगा कि वो किस तरह पहली निगाह में इसके दिल के तार हिला गई थी। वो इसके लिए कितनी खास है। इन गुसीली निगाहों में जब वो अपने नाम के रंग उतरते देखेगा तो अब इन सब रंगों को अपने दिल के नहा खानों में कैद कर लेगा। वो इसे अपनी तड़प, अपनी बेचैनी, बेकरारियों का हाल सुनाएगा। इसे अपनी शिकस्त का बताएगा। इसकी इतनी मोहब्बत पाकर वो कितनी खुश होगी। अपना हर जज्बा, अपना तमाम तर मोहब्बत तो इसकी झोली में डाल देगा। वो मोहब्बतों के रंगों से इसे सरता पा रंग देगा। पुत्र एडा खुश ना हो गए, तेनों हाले बहुत कुछ भुगतना पैना। हाले दिल दियां सुन के जिहड़ी जुट्टियां पैणियां वो खानियां पैणियां। इन्ना हाले इन्ना ना हो, हाले ते साडा नावल अद्धा नहीं होया ते तू हाले एडे एडे उच्ची उच्ची पाल लियां खुशफहमियां पाल लियां। हाय
असीर की तरफ से मेहंदी लेकर सब आ चुके थे। समावे ने जो इस गाने की टांग तोड़ी थी सब इंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में असीर की तरफ से आई लड़कियां भी यही गा रही थी। असीर बदनाम हुआ मिशी तेरे लिए, याद कर कर ज़ुकाम हुआ मिशी तेरे लिए, काम ये भी कमाल हुआ मिशी तेरे लिए। मिशकात के नाम को समावे ने मिशी बना दिया। समावे ने कुछ छठी बार इस गाने को स्टार्ट किया था कि किसी ने कहा मिशी को और कितना बदनाम करना है यार। बात मजाक में कही गई थी। सामने औरतों के झटमट में मिशकात बैठी थी। इसके चेहरे पर घूंघट था वरना इसकी आंख से गिरते आंसू साफ नजर आते। वो सब कुछ सुन रही थी। समावे शायद इसका सब्र आजमा रही थी। एक बार फिर तान उड़ाई, मिशी बदनाम हुई असीर तेरे लिए। जोर का कहका पड़ा, लो जी मिशी एक बार फिर बदनाम हो गई। कोई शरारती लड़की बोली तब मिशकात को यूँ लगा जैसे इसका दिल फट जाएगा। वो सब्र नहीं कर पाएगी। यहाँ सबके सामने नाम ले लेकर इसका मजाक उड़ाया जा रहा था। वो असीर को माफ़ करने वाली नहीं थी, किसी सूरत भी नहीं। आज इस शख्स की वजह से वो सारे महफिल इसका मजाक उड़ाया गया। वो किस किस के आगे अपनी सफाई पेश करे। पहले अब्बू के सामने इसका सर झुक गया था। इसे यूँ लगता जैसे हर शख्स इसे मशकूक मजाक उड़ाती नज़रों से देख रहा है। शादी से 2 दिन पहले इसे तेज़ बुखार हो गया। रमना इधर ही थी। डॉक्टर से फवाद भाई दवाई ले आए थे पर इसका बुखार कम ना हुआ। रात फिर वो हसियान बकती रही। रमना इसके पास इसके कमरे में लेटी थी। मिशकात का बुखार बहुत तेज़ था, जिसे आग की तरह तप रहा था और बड़बड़ाया जा रही थी। तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया असीर अलवी, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, मैं तुम्हें अपने हाथ से कत्ल करूंगी। पता नहीं वो क्या क्या बोल रही थी। रमना परेशानी से इसे देख रही थी। इसके दिल पर मिशकात की हालत देखकर जो बेपनाह बोझ था, दूसरे दिन वो कपड़े लेने के लिए घर आई तो इससे रहा नहीं गया। रात मिशकात के मुंह से उसने जो सुना वो फरहान को बता दिया। मुझे नहीं लगता कि असीर भाई और मिशकात की बन पाएगी। वो समझती कि खानदान भर में जो बातें हो रही हैं वो असीर की वजह से हो रही हैं। वो असीर भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कोई ऐसा चक्कर है पर सब यही समझते ना, ऐसा कोई चक्कर है पर सब यही समझते कि इन दोनों का चक्कर था और अब शादी हो रही है। मुझे पता है कि मिशकात किस नेचर की। असीर की गलती भी मानता हूँ पर ये मामला दिल के हैं, इस पर किसी का जोर नहीं चलता। और तुम फिक्र ना करो, मिशकात की नापसंद की शादी से पहले तक ही अगले दिन देखना सब सेट हो जाएगा। औरत मर्द की मोहब्बत के आगे मोम हो जाती है। फरहान की अपनी लॉजिक थी, रमना इख्तलाफ नहीं कर सकती थी। आह तो तुहानू बाद च पता लगेगा कि मोम होंदी है, उन्हें भी पत्थर कर दी। वाओ वाट अ डायलॉग, रीच तो बोलिया। अच्छा, असीर का कमरा खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था और जा बजा सुर्ख गुलाब नजर आ रहे थे। दहलीज पर पाँव धरते सुर्ख गुलाब ने से खुश आमदीद कहा। मिशकात ने तकिए पर बिखरे फूलों में से एक उठाया, इसे सूंघा, फिर मसल कर फिजा में उछाल दिया। इसे बड़ी शिद्दत से सांस हो रहा था। इस कमरे में कोई चीज़ भी इसकी अपनी नहीं, सब पर आया किसी और के, क्योंकि असीर ने हर किस्म के जहेज से मना जो कर दिया था। यहाँ पड़ी एक एक चीज़ का मालिक कोई और था। वो खुद भी अब असीर अलवी की मलकियत हो गई थी। अरे मैं तो समझ नहीं आती है कि मुंडे ने जहेज तो मना करके चंगा काम किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਹੇਜ਼ ਦੋ, वो गाड़ी शाड़ी दो तो फिर इन्होंने सेट रहना सी। पर नहीं, वो खुद को हरगिज़ इसकी जागीर या मलकियत नहीं बनने देगी। अब वो पहले वाली नरम और नाजुक सुलझी हुई मिशकात नहीं है जिसे असीर अलवी ने पहली बार देखा था। ये तो बदनामी और तौहीन के एहसास से डसी हुई मिशकात है। आईने में अपने अक्स को देखते हुए इसके लबों का तलख मुस्कुराहट ने अहाता किया। दिन भर बैठ बैठ कर इसकी गर्दन और कमर जैसे अकड़ कर रह गई थी। नगीन भाभी ने इसके आम का इस्तेमाल के कपड़े ड्रेसिंग रूम में लटका दिए थे। मिशकात सारा से कपड़ों की तलाश में नजर दौड़ा रही थी। एन सामने हैंगर पर पिंक कलर की इंतहाई नफीस और रेशमी नाइटी लटकी हुई थी। मिशकात के चेहरे के तासुरात इस वक्त बहुत खौफनाक हो रहे थे। असीर अलवी, तुम्हारे तो मैं सारे अरमान एक एक करके खाक में मिलाऊंगी। आज कुछ घंटे कबल जब इसकी रुखसती हुई तो सब घर वाले से मिलकर रोए थे, पर अब्बू इसे गले लगाते दूर हट गए। यूँ लग रहा था इनमें पहले वाली मोहब्बत और शफकत महफूज है। फवाद भाई और तैयब ने इसे थाम कर गाड़ी में बिठाया। बादशाह पीठ मोड़े अपने आंसू खुश कर रहे थे। यार ये वैसे कोई बात तो नहीं हुई कि जो लोगों ने कह दिया आपने वो यकीन कर लिया। एटलीस्ट एक दफ़ा पूछो तो सही कि जो आपको अपनी तरबियत पे एतबार होना चाहिए, तरबियत पे अपनी यकीन होना चाहिए कि यार वो एक बंदा ऐसा है ही नहीं, तो आप लोग उसके ऊपर अहमी इल्ज़ामात की बौछार करी जा रहे हो। दरवाज़ा खुलते गुलाबों की चाप उभरी। परफ्यूम और क्लोन की मिली-जुली महक में अब गुलाबों के फूलों की खुशबू के साथ शामिल होगी। मिशकात तकिए के सहारे बैठी हुई थी। दुपट्टा इसके चेहरे से हटा हुआ था। आज कोई आड़ और पर्दा इसकी और असीर के दरमियान नहीं था। वो धीरे से इसके करीब जाकर बैठा। मिशकात की गर्दन ऊपर उठी हुई थी और आंखें असीर पर मरकूज थी। ये आंखें और ये देखने का अंदाज हरगिज़ एक नई नवेली शर्माई हुई दुल्हन का नहीं था। इसके आने पर वो इसी तरह बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। असीर की आवाज़ में बारफ्त की और बेपनाह खुशियों की चहकार थी। जवाब में मिशकात के लब बाहम पे वस्त रही रहे। असीर इसके बहुत करीब था। आज ना तो कोई स्काफ मिशकात के सर पर था, ना ही किसी दुपट्टे ने इसके वजूद को ढांप रखा था जिसकी जोबन की खूबसूरती छुप जाती। आज तो वो इसके बाएं हाथ की उंगली में सजी सुर्ख नग वाली अंगूठी को भी छू सकता था। मिशकात के रूसी होशरुबा वजूद की सारी खूबसूरतियाँ यही तो सामने थी। सलाम का जवाब तो दे दें। असीर की खनकती आवाज़ शरारत से उभरी। तब मिशकात के साख्त वजूद में हलचल मची। मैं तुम्हें सलामती की दुआ नहीं दे सकती, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि तुम जैसे लोग सलामत रहे। तुम जैसे हवस के असीर के लिए मेरे दिल से बद्दुआ ही निकलती। अपनी गंदी निगाहों से तुमने मुझे आलूदा कर दिया। मैं पूरे ख़ानदान में बदनाम हो गई हूँ। इज़्ज़त नफ्स और अना ही तो मेरा असासा थी, वो भी तुमने छीन लिया। तुम क्या समझते हो मुझे हासिल करके मेरी मोहब्बत भी हासिल कर लोगे? तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारी भूल है।
असीर तो जैसे शौक की हालत में था, वो क्या कह रही थी, इसके कान साएं साएं कर रहे थे। मिशकात, ऐसा कुछ नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने आपसे मोहब्बत किया, आपकी रूह से मोहब्बत की है। बहुत देर बाद वो बोलने के काबिल हुआ। मोहब्बत रूह से? बहुत खूब। अपनी जिस्मानी हवस को तुमने रूह से मोहब्बत का नाम दिया। तुम्हें अगर मेरी रूह से इतनी मोहब्बत थी तो शादी करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों मुझसे निकाह किया? तुम्हें तो मेरी रूह से मोहब्बत थी ना। करते रहते रूह से मोहब्बत। मेरे अब्बू इसरार की फैमिली को हाँ करने लगे थे, तुमने दरमियान में आकर मुझे इनकी निगाहों से भी गिरा दिया। तुम कलाम पाक पर हाथ रखकर कसम खा सकते हो कि तुम्हें मेरी रूह से मोहब्बत है? नहीं, अपनी हवस को छुपाने के लिए तुमने खूबसूरत जुमला गढ़ा, इसे मोहब्बत का नाम ना दो। मिशकात का लफ्ज़ लफ्ज़ जहर में डूबा हुआ था। ये जहरीले अल्फाज इसके नर्म नाजुक अहमरी लबों से अदा हो रहे थे, इन्हीं होंठों से जिनकी नरमाहट को वो कुछ देर पहले महसूस करना चाहता था। मुझे बताओ, मोहब्बत और हवस में क्या फ़र्क है? पर तुम जैसे लोगों को क्या पता होगा इस फ़र्क का? तुम मर्द हो, मुझसे ताकतवर हो, मैं कमज़ोर सी लड़की। तुम खिलौने की तरह मुझसे खेलोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ज़रा ये होगा कि मज़ाहमत करूंगी, तुम मेरी मज़ाहमत का गला घोट दोगे। मैं ज़हनी तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी, मैं कोई एहतजाज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जीत तुम्हारी होगी। हवस ही होगी। किधर गया? हवस की होगी। ये सुबह तुम्हारी फतह के साथ तलू होगी। बोलते बोलते मिशकात का सांस फूल चुका था। यकदम ही वो खुद को इंतहाई कमज़ोर महसूस करने लगी। वो इसी पोजीशन में थी। आसिर जहाँ बैठा था उठ खड़ा हुआ। मिशकात, आप चेंज करके रेस्ट करें। वह बेतासुर लहजे में बोलता टेरेस पर जा खड़ा हुआ। असीर अलवी, ये भी तुम्हारी चाल है? वो भी जहरखन थी। दोनों बाजू सामने दीवार पर टिकाए वो आगे की तरफ झुका हुआ था। नीचे लॉन और गेट के सामने स्ट्रीट लाइट चल रही थी। सारा हंगामा और शोर दम चोट चुका था। दाएं पॉकेट में से असीर ने सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगाई। यासिर और आशिर भाई समेत पापा भी स्मोकिंग नहीं करते थे। इसी लत कॉलेज के आखिरी साल में लगी। अब कोशिश के बावजूद भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता था। परेशानी और इस तरह इसने इकट्ठे कई सिगरेट फूंक डाले। पर सुकून था कि फिर भी नहीं मिल रहा था। अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपनी आरज़ू को कितनी धूमधाम से अपने घर लाया था। इसके जुमला हकूक़ असीर के नाम महफूज हो चुके थे, वो इसकी बन गई थी। तो ये था इस मोहब्बत का अंजाम। असीर अलवी को इसके अंदर बोला था। देखते हैं इनकी नैया कब पार लगती है, नदी कहानी किस मोड़ जाती। हुन अद्दी हुई है बड़ी कहानी। रात के ज़ख्म अभी हरे थे। जब ही सुबह नगीन भाभी ने दरवाज़ा बजाया तो वह मुश्किल अपनी सुरख सुरख आंखें खोल पाया। सुबह सादक के करीब वो आकर सोफे पर लेटा था। अब 9:30 बजे थे। मिशकात ने उठकर दरवाज़ा खोला। बाथरूम में बंद हो गया। नहीं चाहता था कि नगीन भाभी रात की तहरीर इसकी आंखों में पड़ ले। भाई, नाश्ते पर आप दोनों का इंतज़ार हो रहा है, तैयार होकर फ़ौरन आओ। नगीन भाभी वहीं से पलट की। मिशकात बैठ के किनारे टिक्की। नया घर, नए मकीन थे, इसे अजनबियत सी हो रही थी। असीर कब कमरे में कब सोया, इसे कुछ खबर नहीं थी। इसे पता था असीर अलवी से मुतासिर करने के लिए खुद से पेशकदमी नहीं कराई, और ये तो तय था वो इससे मुतासिर होने वाली नहीं थी। असीर नहाकर बाथरूम से निकला। बाल बनाए, आदत के मुताबिक परफ्यूम और क्लोन लगा, और आपको कल वाला ही असीर नजर आ रहा था, मजबूत और गहरा। आए मिशकात, नाश्ते के लिए नीचे चलते हैं। हमारा भाभी मिशकात को नाश्ते के लिए ले जाने आई। मिशकात के कदर सुकून का एहसास हुआ। नीचे डाइनिंग हॉल में इन्हीं का इंतजार हो रहा था। फ़रोज़ ने खड़े होकर मिशकात का माथा चूमा और इसे अपने साथ ही कुर्सी पर बिठा दिया। सभी मिशकात का हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे थे। हर एक के अंदाज में अपनाई तो गर्मजोशी थी। इतनी पजीराई का इसने तसव्वुर नहीं किया था। फ़रोज़ आंटी और उमर अंकल इसे मोहब्बत करने वाले सादा दिल वाले लगे थे। आशिर और यासिर भाई के अंदाज से लग रहा था जैसे मिशकात बरसों से इसी घर में रहती आ रही हो। अपने रवैये से इन्होंने अजनबियत की दीवारें गिरा दी। आहो, यह नहीं पता कि सब तो वड्डी अजनबियत तो उहदे नाल खलोती हुई जिदे नाम ना जुड़ गए थे। आइए, अब इस घर को अपना ही समझो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहो। अमारा और नगीन की तरह तुम भी हमारी बेटी हो। उमर अंकल बिल्कुल अब्बू की तरह बोल रहे थे, इसलिए अजनबियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। इसमें सारा कमाल उमर अंकल और फ़रोज़ आंटी की मोहब्बत का था। नाश्ते के बाद काफ़ी देर वो दोनों इसके पास बैठे रहे। शाम में वलीमा था। नगीन भाभी ने कहा, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। इसने सहूलत से मना कर दिया। इतने में रमना और फरहान भाई चले। अफरोज़ आंटी मेहमान औरतों के पास थी। रमना मिशकात के पास बैठ के वो बगौर इसका चेहरा जांच रही थी। मिशकात बहुत संजीदा लग रही थी। रमना को हिम्मत ही नहीं हुई कुछ पूछने की। असीर अलबत्ता हशाश बशार और पुरसकून नजर आते से कदरे ढारस सी हुई। वलीमे की तकरीब से पहले मिशकात के घर वाले आगे। वो पार्लर से तैयार होकर आ चुकी थी। सबसे यूँ मिली जैसे सदियों बाद मिली। वो बास साहब ने लंबे चौड़े असीर को खुद से लिपटा लिया। वो इनका दामाद था। वो सबसे इज़्ज़त और गर्मजोशी से मिला। बास ने मिशकात का चेहरा देखा। वो कदरे उदास नजर आ रही थी। शायद अपने सब घर वालों को दरमियान पाकर गुजरा वक्त याद आ गया जो यूँ उदासी थी। वलीमे के बाद यूं ही मेहमान रुखसत हुए। असीर कुछ दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। मिशकात थकी हुई थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। इसे असीर की तरफ से खौफ भी था। ज़हनी तौर पर वो हार मान चुकी थी, पर हथियार फेंकना नहीं चाहती थी। वो जल्दी लौट आए। तब तक वो भारी पर कपड़ों से जान छुड़ा चुकी थी। असीर सोफे पर बैठा शूज़ उतारा था, फिर कोट उतार कर सोफे पर बेपरवाही से डाला। इसके बाद टाई की नोट ढीली की। बेशक मिशकात आने वाले लम्हात से शिकस्त मान चुकी थी, पर अब इसे खौफ महसूस हो रहा था। असीर के चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में सुर्खी थी। वो इसी हाल में उठकर बाथरूम में बंद हो गया। कुछ देर बाद वो इसी की तरफ आ रहा था। इसका दिल बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगा। कहीं चाय फरार नहीं थी। मैं 7 वाले रूम में सोने जा रहा हूँ। मेन डोर मैंने लॉक कर दिया। सुबह जब आप उठे तो मेरा दरवाज़ा नॉक कर दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि आप बहुत समझदार हैं। मैं जो कह रहा हूँ आप अच्छी तरह जान गई होंगी। खौफ का तिलिस्म छिनाके से टूटा वो जा चुका था। मिशकात के सीने से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। हीरो बनने की नाकाम कोशिश। एक बार फिर से सोचते हुए जहर आलूद हो रही थी। उठकर अपना दरवाज़ा इसने अंदर से लॉक किया।
मैंने लगता मुश्कात बाजी ने भी इज्जत नहीं बची। यार तुम्हारे साथ अगर बुरा हुआ तो मरना बदनाम किया तुम्हें, तो इसमें इंदा की कसूर है? जिंदा कसूर होना तो जाके सिर पाड़ना। सीर ने तो अगर तुम्हें पसंद किया था तो सीधी तरीके उन्होंने रिश्ता भी तो भेजा ना। एक डबल स्टोरी था। असीर ऊपर वाले पोर्शन में था। शुरू से वो इधर सोता था, अब तो ऊपर रहने की आदत पड़ गई थी और ऊपर 3 बेडरूम्स के साथ एक मास्टर बेडरूम भी था और गेस्ट रूम इसके अलावा था। वो मास्टर बेडरूम में सोया था। इधर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। इस पोर्शन का दाखिली दरवाज़ा सीढ़ियों के इख्तिताम पर था। अब इसने सोने से पहले लॉक कर दिया। नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी ये तमाशा सब पर यहाँ हो जाए। अपनी इज्जत नफ्स और अना इससे भी अजीज़ थी। मिशकात ने इसे हवस का असीर और गुलाम कहा था। इसके सारे नरम कोमल जज्बे अपनी मौत आप मर गए थे। अब तक दूर दूर तक वीरानी थी और अभी जब वो इसके करीब रुका था तो इसके तासुरात में कितनी बेयकीनी थी। वो अपनी ही निगाहों में घिर सा गया था। मिशकात इसे इतना नाकाबिल पर तसव्वुर करती थी किसी डाकू लुटेरे की तरह वो इस पर शब खून मारेगा। शादी के बाद इसकी सबसे पहली दावत अवैस ने की। इसने सरीना होटल में इन दोनों के लिए पहले से टेबल रिजर्व करवा ली थी। मिशकात की शादी के कपड़े सभी बहुत नफीस और काम वाले थे। शादी से पहले वो सादा हुलिये में रहती थी। रेशमी कपड़े बहुत कम पहनती थी। मगर नगीन और अमारत ने इसके लिए एक से एक सूट खरीदा था। पहले वो मेकअप में ना होने के बराबर करती थी। अब रोज़ नक्सक से तैयार होती तो अफरोज़ बेगम निहाल हो जाती। मारा भाभी ने दावत पर जाने के लिए इसका जो सूट निकाला वो कॉपर और स्किन कलर में था। असीर ने खुद लिया था। खालिस्तान इसकी चॉइस थी। नगीन भाभी ने नाना करने के बावजूद इसका मेकअप भी कर दिया। वो बहुत हुआ तो लिपस्टिक लगा लेती थी। इतना खूबसूरत सूरत ज्वेलरी है, मेकअप में अच्छी लगोगी। यही दिन है, फुर्सत के बाद में च्यों म्यों गोद में आ गए तो इन्हीं के पीछे भागती रहोगी। नगीन भाभी ने छेड़ा तो इसके रुखसार तब के असीर भी करीब बैठा मिशकात की तैयारी के इंतजार में था। इसने भाभी के मजाक को बहुत एंजॉय किया पर मिशकात से अदाकारी नहीं हो पा रही थी। इसने शुक्र किया जब भाभी मेकअप का लवाजमात उठा कर गई। अफरोज आंटी गाड़ी तक मिशकात को छोड़ने आई। किधर है? अब ऐसे इन्हीं के इंतजार में था। इसने खुश दिली से मिशकात से दुआ सलाम की। हल्की फुल्की गपशप हो रही थी। भाभी यकीन करें, जब इसने कहा कि मुझे मोहब्बत होगी तो हम फ्रेंड्स में से किसी को भी इसकी बात का यकीन नहीं है, क्योंकि ये हर लड़की को आम सी है, कुछ खास नहीं, इसमें कहकर इग्नोर कर देता। हम इसके घर के जनाब बीमार होकर पड़े थे, वहीं से पता चला कि आपके शौहर नामदार को मोहब्बत हो गया। भाभी वाकई बहुत खास है। जब तक आपको देखा नहीं था कुछ राय नहीं थी, क्योंकि मैं यही समझता रहा कि असीर की मोहब्बत इसकी फ्रेंड्स की जैसी तरह ही होगी। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि आप ऐसी हैं जैसी असीर कहता है, बल्कि इससे भी बढ़कर है। अब ऐसा शुरू हुआ तो बोलता क्या। असीर परेशानी से देख रहा था। वो इसके राज बता रहा था। मिशकात पहले इसके बारे में इतनी बुरी राय रखती थी, पता नहीं अब क्या सोचेगी। वो नदामत से अरकलूद हो रहा था। लाइफ पहले मुश्किल थी और ये अफैस घामड़ इसे मुश्किल तरीन बनाने पर तुला हुआ था। काश वो वैस का मुंह और फराटे पड़ती जुबान को बंद कर सकता। अब जरा कस के रखिएगा, क्योंकि इनके फ्रेंड्स इनकी शादी के बाद काफ़ी गमज़दा हैं। अवैस ने अपने तई बहुत खलूस से मशवरा दिया। मिशकात बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी। अवैस ने जाने कब कब के बदले चुकाए थे। स्वीट हार्ट, इसकी बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। असीर मिशकात के साथ ही बैठा था, इसकी तरफ झुककर प्यार से कहते हुए जाने इसने अवैस को क्या जताने की कोशिश की। शायद यही कि वो इस पर एतबार कर दिया। वो जिस तरह तेज़ी से पीछे भी सच शुक्र के अवैस ने देखा, वरना अभी इसकी सारी मोहब्बत का भरम खुल जाता। वो कितनी रुखी और सख्त थी। दो लोगों के सामने ज़रा देख कोई सही इसका मान तो रखती। अवैस के सामने वो हंसता मुस्कुराता रहा, पर जो ही इजाज़त लेकर गाड़ी खाने के बाद वो गाड़ी तक पहुंचा, इसके तासुरात भी सख्त हो चुके थे। पार्किंग लॉट से इसने तेजी से गाड़ी निकाली। रोड पर आते गाड़ी चलाने के साथ ही सिगरेट सुलगा लिया। मिशकात, मुझे पता है कि आपके दिल में मेरी रत्ती भर भी जगह नहीं, लेकिन ये बात आप सबके सामने अपने रवैये से जाहिर करिए, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। हम दोनों इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके घराने की इज्जत पर हर्फ आए। सो आइंदा ख्याल रखिएगा। दिखावे के लिए सही मेरा साथ दें, आखिर मैं भी तो भरम निभा रहा हूँ। वो सिगरेट का एक तवील तरीन कश लेते हुए बोला। अनजाने में ख़ानदान और इज़्ज़त की बात करके असीर ने इसकी दुखती रग पर उंगली रखी थी और इसका कमज़ोर पहलू था। बाकी का सफ़र खामोशी से तय हुआ। असीर फिर कुछ नहीं बोला। शादी के बाद दावतें निपटाते हुए महीना तो गुजर ही चुका था। हर रोज़ ही कहीं ना कहीं इनवाइट होते। आखिरी दावत फ़ाइका और रुमैल ने दी थी। असीर की शादी से पहले फ़ाइका इसे पसंद करती थी, दिल से चाहती थी कि असीर इसका हो जाए, पर बात एक हद से आगे न बढ़ी थी। इसके मुँह से मोहब्बत का एहसास सुनकर वो बहुत हंसा, तब वो वहीं चुप हो गई। असीर की शादी के बाद अब रुमैल के साथ नज़र आती थी। वो दोनों मुश्तरका तौर पर इसे इनवाइट कर रहे थे। फ़ाइका के बारे में असीर की फैमिली को पता था। इसने फ़ोन करके अफरोज़ आंटी से बात की और दावत का भी इसने इनडायरेक्ट पहले इनसे कहा, बाद में असीर से बात की। अगर मम्मा से बात ना कर चुकी तो वो ये दावत कबूल नहीं करता। फ़ाइका को अपने बारे में पसंदीदगी से वो अच्छी तरह कहा था। वो देखना चाहती थी कि असीर की मोहब्बत कैसी है, साथ ही वो इसे जलाना भी चाहती थी। रुमैल इसके साथ होता वो इसे बताती कि मुझे एक और कदरदान मिल गया। ऐन वक्त पर रुमैल को कोई एमरजेंसी पेश आ गई, सो फ़ाइका ने इनका इस्तकबाल अकेले ही किया। फ़ाइका की मम्मा बहुत पहले वफ़ात पा चुकी थी। डैडी ने दूसरी शादी कर ली। अपने बिज़नेस की वजह से वो मुल्क भर में घूमते रहते थे और इनकी दूसरी बीवी भी बिज़नेस वूमन थी, वो इनके साथ ही होती। फ़ाइका अक्सर बेशतर अकेली रहती। बर्गर फैमिली से ताल्लुक़ रखने की वजह से इसकी लड़कों से दोस्ती भी थी, जो इनके यहाँ कोई ऐसी मायूब बात नहीं थी।
असीर से इसकी मुलाकात इत्तेफाकी तौर पर इसके ऑफिस में हुई। फ़ाइका को बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर जूजू इससे वाकिफ़ हुई, ये पसंदीदगी मोहब्बत में बदल गई क्योंकि वो एक हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता था और फ़ाइका ये हद तोड़कर इसके करीब होना चाहती थी। असीर ने नौबत ही नहीं आने दी और शादी कर ली। फ़ाइका ने दोस्तों की ज़ुबानी सुना कि बड़ी ज़बरदस्त मोहब्बत के बाद शादी हुई। फ़ाइका इस खुशनसीब लड़की को देखना चाहती थी कि असीर की मोहब्बत इसका नसीब बनी है। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही फ़ाइका खुद खुशामदीद कहने के लिए बाहर आई। वो अपने बेपरवाह हुलिये में थी। ट्राउज़र के ऊपर स्लीवलेस टॉप जिसके गहरे गले से गर्दन में झूलता वो पेंडेंट पहली निगाह में तवज्जो मबसूल करवाता था। सुनहरे स्टेप में कटे बाल जो बेपरवाही से कंधे पर पड़े थे। असीर के साथ इसने पुराने अंदाज में गर्मजोशी से मुसाफा किया। मिशकात से गले मिली। वो गौर से मिशकात को देख रही थी। असीर की वाइफ तो बहुत सादा सी थी। पहली नज़र में तो इससे अच्छी खासी मायूसी हुई। वो तो समझ रही थी कि असीर ने किसी धांसू अप टू डेट किस्म की लड़की से शादी की होगी, पर यहाँ तो सूरत हाल ही और थी। असीर की वाइफ ने स्कार्फ से सर ढंप रखा था। पूरी आस्तीन की शर्ट पहनी हुई थी। इस तरीके से दुपट्टा उड़ा हुआ था। असीर मिशकात को समझा के लाया था, इसलिए वो इखलाकी का मुजाहरा कर रही थी। अच्छा असीर, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मिशी से कब मोहब्बत हुई? इतनी देर से दिल में मचलता सवाल वो लबों तक ले ही आई। 4 माह 10 दिन पहले, असीर ने झट जवाब दिया। बहुत मोहब्बत करते हो मिशी से? फ़ाइका लहजे में डराने वाली हसरत को छुपाने में नाकाम हो रही थी। ऑफ कोर्स। असीर ने अपना बाजू मिशकात के कंधे पर फैलाते हुए इसे लम्हा भर के लिए अपने करीब किया। असीर का ये एक्शन इतना गैर मुतवक्किल था कि मिशकात को कुछ कहने या नागवारी दिखाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तुम्हें मिशकात की किस चीज़ या बात ने मुतासिर किया? मेरी वाइफ में मुतासिर करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, मगर इसे पता है कि एक लड़की जिसने कल को किसी की बीवी भी बनना है, इसे किस तरह रहना चाहिए। अदाकार कहीं का दोगला मुनाफिक। मिशकात जी जी में जल भुनसी गई। वो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती थी, जबकि फ़ाइका बड़ी फुर्सत में बैठी थी। बातों के दौरान वो बड़ी बेतकल्फ़ी से असीर का हाथ पकड़ लेती, इसके कंधे पर धूप रसीद करती। वो सोफे पर असीर के बिल्कुल करीब बैठी थी। वो ऐसी बेतकल्लुफ़ थी, असीर ने आज कोई परवाह नहीं की। वापसी पर वो दोनों को गेट तक छोड़ने आई। वापसी पर इसका सामना सबसे पहले हमारा भाभी से मैंने छूटते ही पूछा, फ़ाइका कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है, बस बोल्ड बहुत ज़्यादा है। इसने सच्चाई से अपने ख्यालात को बयान किया। हाँ, ये तो ठीक कह रही हो तुम। इन्होंने हाँ में हाँ मिलाई। इतने में असीर भी गाड़ी लॉक करके इधर आ गया। नगीन भाभी और राशिद भाई परसों दोबारा सऊदी वापस जा रहे थे। वो इनके पास बैठ गया। काफ़ी देर गपशप होती रही। वो जब सोने के लिए ऊपर गया तब मिशकात नीचे ही थी। वो इसके बाद ऊपर आई और सीढ़ियों का दाखिली दरवाज़ा लॉक करना भूल गई। देर से सोई आंख भी देर से खुली, वो भी दरवाज़ा नॉक करने पर। मुंदी मुंदी आंखों से इसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो 10:30 का टाइम बजा रही थी। तो वो कभी नहीं सोती थी। सुबह फजर की नमाज के वक्त मुश्किल से आंख खुली थी। नमाज पढ़कर वो फिर सो गई। बाहर दरवाजे पर अफरोज़ आंटी थी। वो शर्मिंदा सी थी। बेटा असीर को जगाओ, नीचे फरहान है। रात असीर का सेल नीचे ही रह गया था। फरहान फ़ोन करता रहा, अब खुद आया। बैठा, कोई काम है शायद। बात करते करते अफरोज़ की निगाह अंदर कमरे की तरफ उठी। वो इस जाविये से खड़ी थी कि बेडीनेस साफ नजर आ रहा था और असीर कहीं नहीं था। असीर कहाँ है? बाथरूम में? इन्होंने पूछा तो मिशकात गड़बड़ा गई। हाँ हाँ नहीं। मिशकात की घबराहटी ने परेशानी में डाल के वो अंदर आके बाथरूम का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। असीर कहाँ है? इनकी जांचती निगाह मिशकात पर जमी थी। इसने कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। इतने में असीर खुद ही बेतार होकर इधर चला। अफरोज़ का माथा ठनका। थोड़ी देर बाद इन्होंने मास्टर बेडरूम में झांक कर तस्दीक भी कर ली कि असीर ने रात यहीं गुजारी थी। अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं था। इस काम को इन्होंने बात के लिए उठा रखा क्योंकि अभी फरहान आया हुआ था। असीर शाम को वापस आए तो इसके जवाब तलबी हुई। वो समझ के किसका राज खुल गया। वह सब मिशकात की बेवकूफ़ी की वजह से। वह मिशकात पहले सर झुकाए इनके पास बैठी थी। तुम अलग बेडरूम में क्यों सो रहे थे? ऐसा कब से हो रहा है? मम्मा, मैं रात को इधर सोया था। इसने सफाई से झूठ बोला। क्यों सोए थे इधर? असल मम्मा, इसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं मास्टर बेडरूम में सो गया। वजह से सब कुछ समझ गई थी। असीर की बेसब्री सामने थी। यकीनन मिशकात खफा हुई होगी, जिसके बाद दोनों की लड़ाई हुई होगी और असीर अलग कमरे में जाकर सो गया होगा। इन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ी और मुतमिन होगी। इतनी छोटी छोटी बातों पर खफा नहीं होते। इसके अलावा वो असीर से और क्या कहती, पर मिशकात का सर शर्मिंदगी से बुरा हाल था। असीर इसी वक्त ऊपर गया और फिर से अपनी चीज़ें पुराने बेडरूम में मुंतकिल की। वो नहीं चाहता था मामा पर इसका झूठ खुले। रात में मिशकात ऊपर आई तो असीर बिस्तर पर बेड पर दराज टीवी देख रहा था। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आपने मामा का रवैया मुलाहिजा किया होगा। आज इन्होंने चोरी पकड़ी, कल कोई और पकड़ेगा। ये तो मामा थी, चुप हो गए। लेकिन किसी और ने देखा तो खामोश नहीं रहेगा। मुझे तमाशा बनवाना गवारा नहीं, मगर मैं जल्दी इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। वो सामने सोफे पड़ा है, आप सो जाएं। इतबार तो आप करती नहीं है, वरना बेड हाजिर था। आफकर में इसके लहजे से शौकी छलक पड़ी। वो अपनी परेशानी में मिशकात की तवज्जो इस तरफ नहीं गई। नाचार वो सोफे पर सोकर कर लेट की। बड़ी देर बाद आंख लगी। असीर बहुत दिन बाद अपने बेडरूम में सुकून की नींद सोया। मामा सुबह फिर बहाने से ऊपर आई। असीर अपने बेडरूम में था। इन्होंने इत्मीनान का सांस लिया। इनका शक खत्म हो चुका था। असीर ने अपनी ट्रैवल एजेंसी की एक ब्रांच सऊदीया में काम करने का कहकर पूरे घर को परेशान कर दिया। सऊदीया में ब्रांच खोलने का मतलब था कि इसका पाकिस्तान से बाहर जाना। अफरोज़ को गवारा नहीं था। आशिर पहले मुल्क से बाहर था। पापा ने भी जोर लगाया अपना इरादा बदल ले, पर वो एक नहीं सुन रहा था। आशिर और नगीन के जाने के एक हफ्ता बाद असीर भी सऊदीया चला गया। इसे वहाँ जाकर अपने बिजनेस के लिए साजगार माहौल और जगह तलाश करनी थी। इसमें वक्त लगना था। असीर के जाने के बाद अफरोज़ के कहने पर मिशकात नीचे एक कमरे में आ गई। दिन भर वो हमारा भाभी और इनके बच्चों के साथ रहती। मैं के जाने का मूड होता तो यासिर भाई, अफरोज़ आंटी ड्राइवर के साथ जाकर खुद छोड़ आती। असीर को गए 1.5 माह हो गया था। इस दौरान असीर ने इसे एक बार भी कॉल नहीं की। कौन सा मिशकात से बात करने के लिए मरी जा रही थी। अफरोज़ आंटी, उमर अंकल से खैर खबर मिल नहीं जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था। सिद्रा की शादी हाफिज़ इसरार के साथ इसी मामत वक़्त थी। इस बार वो मैके गई तो मामा भाभी ने इसे बताया। रात 2:30 बजे का टाइम है जब
टाइम था जब हमारा भाभी ने मिशकात को झंझोड़ कर जगाई हूँ। अचानक जगाने पर मिशकात का दिल दहल सा गया। भाभी क्या बात है, खैर तो है ना? वो बिजली की तेज़ी से बेड से उतरी। आओ मेरे साथ। वो हमारा भाभी के पीछे चल पड़ी। लाउंज के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही हमारा भाभी के यूँ अचानक जगाने का सबब इसे मालूम हो गया। सामने असीर अलवी अंकल और आंटी के दरमियान बैठा था। आधे घंटे से 3 बार तुम्हारा पूछ चुका है, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। हमारा भाभी इसके कान के करीब बोली। मिशकात महज सलामी कर पाई। अफरोज़ आंटी सबको सोने की तायद करके अपने बेडरूम में चली गई। मिशकात अपनी नींद खराब होने पर जीभ भर कर झंझलाई। हमारा भाभी शरारती निगाहों से इन दोनों को ही देख रही थी। मिशकात इनकी मजीद किसी शरारत से बचने के लिए ऊपर के पोर्शन की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। असीर इसके पीछे ही था। 3 सीढ़ियाँ बाकी थी जब मिशकात का पाँव फिसला गया। इरादी तौर पर इसके लबों से हल्की सी चीख बरामद हुई। वो गिरने लगी थी जब असीर ने इसे संभाला। जब वो दोबारा संभली तो तब तक इसे पर्दे हटाकर वो ऊपर जा चुका था। अभी तक इसके पसंदीदा क्लोन और परफ्यूम की महक मिशकात को अपने करीब महसूस हो रही थी, और आज इसके भरपूर मर्दाना लमस को भी इसने पहली बार महसूस किया था। सिर्फ चंद सेकंड्स की बात थी। इसके बाद वो रुका नहीं। मिशकात ने वहीं रुककर अपनी उथल पुथल सांसों को दुरुस्त किया। काफ़ी देर बाद वो अंदर आई। तब तक वो फ्रेश होकर चेंज कर चुका था और सोने के मूड में था। मैं अपने बेडरूम में अकेला सोऊंगा, आप साथ वाले रूम में सो जाएं। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। हमारा भाभी ने सोते से आपको जगा दी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और हाँ, सीढ़ियों वाला दरवाज़ा लॉक कर दीजिएगा। इसके बाहर निकलने से पहले वो बेड लाइट के सिवा बाकी लाइटें बंद कर चुका था। ये इस बात का इशारा था कि इसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मिशकात को इसके अंदाज में किसी वाज़ेह तब्दीली का एहसास हो रहा था। इसने दिखावे को इसे मिशकात की खैरियत पूछना भी गवारा नहीं किया। इसे पहली बार अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वाकई इस घर में इसकी कोई चीज़ अपनी नहीं थी, वरना वो इससे दूसरे कमरे में सोने का ना बोलता। बहुत दिन बाद मिशकात को फिर से रोना है। अपनी हरकतां नहीं सीधियां करनियां। मिशकात बीबी ने बंदा जो तेन पुछदा सी फिर तेन तकलीफ होनी सी। उन्होंने नहीं पूछा, तेन मुँह नहीं लाया, उन्हें तेरे हाल ते तेन छड़ दिता, फिर तेन इज्जत नहीं पच रही। असीर को सऊदी में अपनी ट्रैवल एजेंसी की ब्रांच खोलने की ज़रूरत मिल गई थी और वह इब्तदाई तैयारी में लगा हुआ था। अगले माह से फिर चले जाना था। मम्मा इसके जाने का सुनकर फिर नाराज़ होगी, पर असीर ने मना लिया। मम्मा अब तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। 15 दिन सऊदी तो 15 दिन पाकिस्तान में। यहाँ के मामलात भी तो मैंने देखने हैं। फिर मिशकात को भी साथ ले जाओ अपने साथ। शादी को 6 माह भी नहीं हुए और तुम इसे छोड़कर वहाँ चले गए। ठीक है मम्मा, मैं ले जाता हूँ। फिर वो भी मेरे साथ 15 दिन यहाँ और 15 दिन सऊदी में रहेगी। बल्कि ऐसा करता हूँ इसे सऊदी में छोड़ दूंगा। कहाँ मेरे साथ रोज़ रोज़ सफ़र करती रहेगी? नहीं, वो इधर ही ठीक है। तुम सारा दिन बाहर रहोगे, वो दीवारों से बातें करेगी। इधर हम सब हैं उसे कंपनी देने के लिए। असीर का हरबा कारगर रहा। मम्मा मान गई थी। तुम्हारे बगैर बहुत उदास रही है वो। मम्मा के बताने पर इसका दिल चाहा ज़ोर ज़ोर से हंसे। इन्होंने तो इसे लतीफ़ा सुनाया था कि वो इसके बगैर उदास रहती है। वापस आए हुए इसे 4 दिन हो गए थे। इस दूरी की कोई रमक ढूंढने से भी इसके चेहरे पर नहीं मिली थी। मम्मा भी बहुत भोली थी। मिशकात के सीने में दिल नहीं पत्थर था। मौसम बदला, रुत ने अंगड़ाई ली। अब दिन छोटे और रातें लंबी थी। नवंबर की भीगी भीगी शाम में फुप्पो निदा सिद्रा की शादी का दावतनामा लेकर आई। आज वो दूसरी बार मिशकात के ससुराल आई थी। शानदार घर, बेहतरीन फर्नीचर और मिशकात की ग्रेसफुल सास से मिलकर इनकी आंखों में रशक उमड़ आया था। इन्होंने सबको खलूस से आने की दावत दी। मेहंदी पर हमारा भाभी, अफरोज़ आंटी और मिशकात तीनों गए। बारात पर असीर ने मिशकात के साथ जाना था। इस दिन वो मामूल से हटकर तैयार हुई। अफरोज़ ने दिल ही दिल में नजर बद से बचने की दुआ दी। असीर ने हाफिज़ इसरार को पहली बार देखा। इसके मुकाबले में हाफिज़ इसरार का कद कम था, दुबला पतला सा था। वो फिर भी जाने क्यों असीर को इससे हसद सा महसूस हुआ। ये मोहब्बत भी कितनी ज़ालिम है। असीर को अभी कुछ देर पहले इसका इदराक हुआ था। मौसम बहुत उदास सा था। सिद्रा की शादी से वापस आकर वो जाने की प्यासियत ज़्यादा लग रही थी। शाम में बारिश हुई तो मौसम की खनकी में भी इजाफा हो गया। हमारा भाभी ने मौसम की मुनासबत से पकौड़े खुद तले थे। बाकी का काम किचन में काम करने वाली बुआ ने किया था। मिशकात ने बराए नाम खाना खाया और ऊपर आके जाने की वो आज बहुत बाकी हो रही थी। सिद्रा के चेहरे पर जो इत्मीनान और खुशी देखी थी वो इसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं थी। वो असीर के साथ कमरे में सोने के लिए लेटी तो दरवाज़ा बंद करने की जहमत भी नहीं की। कोई देखता तो देखे, किसी को पता चलता तो चले। असीर का भरम टूटता तो टूटे, इसकी बला से कोई परवाह नहीं थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब किसी के रोने की आवाज़ पर इसकी आंख खुद ब खुद ही खुली। अजीब सी आवाज़ थी। कभी लगता कि बच्चा रो रहा है, फिर लगता जैसे किसी औरत की आवाज़ है। खौफ से मिशकात की हालत बुरी थी। जिस्म पसीने में नहाया और दिल सीने की हदूद तोड़कर जैसे बाहर आने लगा। कमरे की लाइट बंद थी। वो गिरती पड़ती असीर के बेडरूम में दाखिल भी। कमरे की लाइट ऑफ थी, लेकिन शुक्र था वो कमरे का दरवाज़ा खुलकर सोता था। बदहवासी में मिशकात सामने पर टेबल से टकराई। इतने में असीर बेड लाइट जला चुका था। वो पागलों की तरह इसे आकर लिपटी। खौफज़दा होने के साथ साथ आंखों से आंसू भी बह रहे थे। टेबल लगने से नाखून टूट के और खून निकल रहा था। असीर ने नरमी से इसके बाल से हिलाए। सारी लाइट्स ऑन करके बाथरूम की कैबिनेट से टिंक्चर पायोडीन और कॉटन रोल निकाला। मिशकात का अंगूठा अच्छा खासा जख्मी था। इसने जल्दी से बैंडेज की। हाथ धोकर वापस आए तो अभी भी दुपट्टे से आंखें रगड़ी थी। क्या हुआ आपको जो आप रोती धोती थी रात को मेरे पास आई? असीर का पूछने का ध्यान आया। किसी के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इधर ही सोऊंगी। बेशक सो जाए, मुझे इतराज़ नहीं, पर हवस का असीर ये बंदा कुछ भी कर सकता है। आप खुद आई हैं यहाँ। असीर के लहजे में तल्खी आ गई। मिशकात को बाहर जाते डर लग रहा था। असीर ही दूसरे कमरे में से इसका कंबल ले आया। वो अच्छी तरह लपेट के सोफे पर दराज हो गया। असीर ने लाइटें बंद कर दी। आपको वहम हुआ होगा कोई रो रहा है, बिल्ली होगी कोई। असीर ने इसका खौफ दूर करने के लिए कहा। कितनी डरपोक हूँ मैं, फजूल में डर गई। इसने खुद को डांटा। असीर की तरह से खामोशी तारी थी, यकीनन वो सो चुका था।
मिशकात कुछ देर पेशतर पेश आने वाले तसादम के बारे में सोच रही थी। कोई चीज़ थी जो इसके जहन में बार बार खटक रही थी। कुछ था जो असीर की तरफ से बुरे इत्मीनान नहीं था। इसके जहन में छनाका सा हुआ जब वो भागती हुई अंधाधुन असीर से लिपटी तो असीर ने खौफ से चीखती मिशकात को बाहों का सहारा नहीं दिया। यही चीज़ मिशकात को खटक रही थी, इसने ऐसा क्यों किया, ये वो यही सोचते सोचते सो गई। अफरोज़ा आंटी ने इसे कहा था कि सिद्रा और इसके शौहर को खाने पर इन्वाइट करो। निदा पप्पू ने भी शादी के बाद इसकी दावत की थी। जिस दिन दावत थी अफरोज़ ने असीर को जल्दी घर आने के लिए कहा। आजकल वो लेट आ रहा था। सिद्रा उसका शौहर इस रात टाइम पर आए। खाने की सब चीज़ें तकरीबन तैयार थी। सिद्रा बहुत प्यारी बेपनाह खुश नजर आ रही थी। सिद्रा के शौहर के पास घर के सब अफराद बैठे थे। सिद्रा ने मिशकात से कहा, मुझे अपना घर दिखाओ। नीचे का पोर्शन दिखाने के बाद मिशकात इसे ऊपर लगी। यार बहुत ग्रेट है असीर भाई, जहेज़ के नाम पर तुम लोगों से एक तिनका तक नहीं लिया। वो इनके बेडरूम में खड़ी थी, इसकी निगाह हर चीज़ को सराह रही थी। तुम खुश हो सिद्रा? मिशकात को बात ही नहीं मिली थी क्योंकि सिद्रा की हर बात इसरार की तारीफ पर ख़त्म हो रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, इसरार ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी। अब मुझे अपने गुज़िश्ता बचकाना ख्यालात पर हंसी आती है। इसरार की मोहब्बत मेरे लिए असासा कीमती असासा। गुरूर से सिद्रा की गर्दन तन सी गई। मगर तुम मुझे कुछ अपसेट सी लग रही हो, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, कहीं कोई खुशखबरी वाला चक्कर तो नहीं है? असीर सिद्रा को खाने के लिए बुलाने आ रहा था। सिद्रा का आखिरी जुमला इसने भी सुन लिया। बेचारी मिशकात की शक्ल देखने वाली हो रही, जैसे मौके पर इसे जवाब ही नहीं बन पड़ता था। नहीं, अभी खुशखबरी वाला चक्कर नहीं है, देख नहीं रही मेरी बीवी कितनी नाजुक सी। अभी शादी को सिर्फ 6.5 माह ही तो हुए हैं, हमने भी लाइफ एंजॉय करनी है, इसके बाद ही खुशखबरी आप भी सुन लेंगी। सिद्रा इतनी खामोश होगी, इसकी बेबाकी पर मिशकात पानी पानी होगी। खाने के बाद चाय का दौर चला। सिद्रा और वो सबसे अलग सोफे पर बैठ गई। सिद्रा के पास अपने शौहर की बात और उसकी मोहब्बत और वफा के तो लानी किस्से थे। मिशकात एहसास ज़िया में घिर गई। सिद्रा की शादी को भी 2 हफ्ते भी नहीं हुए तो इसने स्टार की मोहब्बत पा ली। खुद इसे क्या मिला था? खानदान भर में बदनामी, फ्लर्ट, शौहर जो हवस की मोहब्बत का नाम देता था। वो शदीद खुद तरसी का शिकार थी। सिद्रा कितनी खुश और पुरसकून थी। ऐसी खुशी इसके नसीब में क्यों नहीं है? इसने सारी उम्र अपना आप समेटते शख्स के संभाल के रखा, अपने हर जज्बे के एक शख्स के लिए हिफाजत की, जिसके लिए वो अपना आप कीमती खजाने की तरह संभालती है। वो खुद क्या था? कितनी लड़कियों से तो इसकी दोस्ती थी। फ़ायका को तो इसने खूब देखा था, खुली किताब की तरह थी वो तो। इस खुली किताब का तो असीर ने वर्क वर्क पढ़ा होगा। ट्रैवल एजेंसी का मालिक है, रोज़ फांद फांद के लोगों से मिलता होगा। अभी मुल्क से बाहर रहकर आया, पता नहीं क्या क्या करता फिरता, दिन भर बाहर रहता है। क्या पता कितनी लड़कियों से मिलता होगा। जब भी तो शादी करके घर में डालकर मुझे भूल के, वरना इतना फरिश्ता तो लगता नहीं कि औरत की तरफ मतवज्जा हो। असीर अपने बारे में इसकी सोच जाना तो यकीन जोर का थप्पड़ रसीद करता। पुत्तर तू ऐसी काबल है जिस काबल तेन जिथे तेन असीर ने रखिया है ना, तू ऐसी तेरी उन्हें तेरी औकात के मुताबिक ही तेन डील कर रहा है। वो ऑफिस से आकर बैठा ही था कि जब मिशकात इसके पास आ खड़ी हुई। चेहरे का इस तरह बता रहा था जैसे किसी कश्मकश में वो असीर इसके बोलने के इंतजार में था। आप मुझे अब्बू की तरफ छोड़ाएंगे? इसके लहजे में हिचकिचाहट सी थी। ड्राइवर छुट्टी पर था, वरना वो अफरोज़ के हमरा ड्राइवर के साथ ही जाती थी, या अगर यासिर भाई फारिग होते तो ड्रॉप कराते। असीर के साथ शादी के पर वो सिर्फ 2 बारी अब्बू अम्मी की तरफ गई थी। वो खुद ही बहुत कम इससे मुखातिब होती थी। असीर खामोशी से जूते उतारने लगा। इसने कोई जवाब नहीं दिया। मिशकात से देख रही थी, माथे पर बालों को हाथ से पीछे करता। वो काफ़ी थका थका सा लग रहा था। आप मेरे साथ जाएंगे? मिशकात ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। आपके साथ तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। असीर ने अपनी पुरसहर निगाहें उठाकर इसे देखा। शौकी इसके लहजे से यहाँ थी। मिशकात उंगलियां चटकाने लगी। मैं फ्रेश होकर चाय पी लूँ, फिर चलते हैं। इतने में आप भी तैयार हो जाएं। वो कपड़े अलमारी से निकाल कर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। असीर चेंज करके नीचे आया तो ना चाहते हुए मिशकात की निगाह इसकी तरफ उठ गई। 2 पीस में मलबूस इसका ताजगी का एहसास दिलाता वजूद माहौल पर हावी होता महसूस हो रहा था। अफरोज़ आंटी ने मिशकात को देखा तो जैसे सर पीट लिया। जाओ अच्छे से कपड़े पहन कर, और ज्वेलरी किस लिए संभाल के रखी हुई? चूड़ियाँ पहनो, 1-2 अंगूठियाँ भी निकालो, गले में चेन भी डाल लो। असीर के सामने इन्होंने हुक्म दिया ना चार। वो फिर ऊपर आई, दूसरे कपड़े पहने और ज्वेलरी भी पहनी। असीर बेटा, बाहर जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। देखो तुम्हारे जाने का सुनकर मिशकात कैसी उदास लग रही है। इसके मंदिर से हटते अफरोज शुरू हो गई। असीर की परसों की सीट कंफर्म थी। मम्मा पेपर वर्क सारा मुकम्मल हो चुका, मैं रुक नहीं सकता। वो इन्हें ये नहीं बता सकता था मैं मिशकात की वजह से ऐसा करने पर मजबूर हूँ। आपकी लाडली बहू मेरी वजह से उदास नहीं है। मिशकात असर नो तैयारी के बाद आई तो अफरोज खुश होगी। जीती रहो, सरा सहागन रहो। इन्होंने दुआ दी तो मिशकात के लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। असीर बहुत अरसे बाद मिशकात के हमरा आया था। अब्बास साहब के तो हाथ पांव ढीले पड़ गए। इस वक्त खाना तैयार करने का हुक्म दिया। वो फवाद भाई और अब्बास अंकल के पास ही बैठा था। काफ़ी देर बातें होती रही। अब्बास साहब को इतराफ़ करना पड़ा कि बहुत मेच्योर और बादशाह है। इसके नाना करने के बावजूद उन्होंने खाने के बगैर वापस नहीं आने दिया। मिशकात घर वालों से मिलकर बाहर निकली थी जब अब्बू भी इसके पीछे है। बेटा अपने घर खुश तो होना? इन्होंने बहुत आहिस्ती से पूछा। अचानक इसकी आंखें भर आईं, जिन्हें छुपाने के लिए इसने सर झुका लिया। इस बात में सर ला, हमेशा अपने घर में सुखी रहो, अपने शौहर को भी खुश रखो। अच्छा नौजवान है असीर। इनका हाथ मिशकात के सर पर था। असीर गाड़ी स्टार्ट किए इसके इंतजार में था। अब्बास इसके पास आए। आते जाते रहा करो, मिलकर गपशप करेंगे। ओके अंकल, आपका हुक्म सर। आंखों पर। फिलहाल परसों सौदे की फ़्लाइट है मेरी, वापस आके आपके पास आऊँगा। मिशकात पिछली सीट पर बैठी अपने आंसू पीने की नाकाम कोशिश करी थी। अच्छा नौजवान है असीर, अपने शौहर को खुश रखो। मुझे सबकी नज़र में गिराकर ये शख्स अच्छा हो गया। कितना खुश लग रहा है ना, मुझे बदनाम करके कितने सुकून में। हर कोई तारीफ करता है इसकी, औरतों और अब्बू भी। वो आंसू दुपट्टे में चिपक करी थी। कम मसरूफ सड़क पर असीर ने गाड़ी रोक दी। मिशकात आगे आ जाए।
वो दरवाज़ा खोल चुका था। मैं इधर ही ठीक हूँ, कब मौन आगे आए। अब के बार इसके लहजे में तहकम था, गुस्सा में दरवाज़ा बंद करके वो अगली सीट पर आ बैठी थी। इसकी रोई रोई आवाज़ आसिर की समातों की अजनबी नहीं थी। कोई प्रॉब्लम है आपको? लगता है काफ़ी देर से रोती रही हैं। जी नहीं, मुझे फ्लू है, मिशकात सरकश हो रही थी। जिस दिन असीर की फ़्लाइट थी, इस रोज़ मिशकात की तबीयत सचमुच ख़राब थी। इसे उठा ही नहीं जा रहा था। अफरोज़ आंटी ने तबीयत की ख़राबी को भी असीर की रवानगी से मंसूब कर दिया। समझदार खातून थी, कितनी बार मिशकात की बेजारी नोट की थी। असीर हंसता मुस्कुराता रहता, फिर वो चुप ही रहती। शायद वो असीर की तरह अच्छी अदाकार नहीं थी, इसने अपने रवैये से किसी भी ताल्लुकात में ख़राबी या बिगाड़ का एहसास नहीं होने दिया। पर मिशकात बहुत जगह इसका साथ नहीं देती थी। सारे घर वालों के साथ हंसती बोलती, असीर की मौजूदगी में कॉन्शियस हो जाती। अफरोज़ आंटी का पक्का इरादा था, बसीर आए तो जाने नहीं देंगी। सर्दियों की शाम जल्द ढल जाती और रात लंबी सर पर आ खड़ी होती। असीर का काम सऊदीया में तवील होता जा रहा था। मिशकात घर के कामों में खुद को मसरूफ़ किए रखती। किचन बुआ सलमा संभालती, अब मिशकात भी हिस्सेदार बन गई। अफरोज़ आंटी और उमर अंकल समेत अमारा भाभी और यासिर भाई की तारीफ़ें से अच्छी लगने लगी थी। वो नई नई डिशेस ट्राई करती। अमारा और यासिर भाई के बच्चों तलहा, अबू बकर और मूसा के साथ मगन रहती। कहानियाँ सुनाती, इनका होमवर्क देखती। अफरोज़ आंटी के साथ इनके रिश्तेदारों के घर हो आती। इसने हमारे भाभी की बहुत सी जिम्मेदारी बांटी थी। वो इसकी ममनून थी। इनकी डिलीवरी का आखिरी महीना था, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। वो जिम्मेदारियाँ पूरी तरह अंजाम न दे पाती। यासिर को बेटी का शौक था। आशिर के भी 2 बेटे थे। इस पर पूरे घर की ख्वाहिश थी कि यासिर के घर बेटी पैदा हो। मिशकात इनकी भरपूर देखभाल करी थी। यासिर की मौजूदगी में जो अजनबियत इस पर तारी रहती, जिसका खात्मा हो चुका था। आखिरी दिनों में हमारा का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था। यासिर ने अस्पताल में एडमिट करवा दिया। इसके पास अपनी एक बहन थी। अफरोज़ आंटी भी सुबह शाम चक्कर लगा रही थी। मिशकात जब भी आती, साथ खाने के लिए कुछ ना कुछ बना के ले आती। दिन में एक बार वो लाजमन अस्पताल जाती, घर को भी देखना होता था। इस दिन भी मिशकात घर में अकेली थी। वो हमारा भाभी के लिए सूप बना रही थी। कुछ देर बाद ड्राइवर के साथ वो अस्पताल जाना था। गेट की बेल बजी। आने वाला असीर अलवी था। बगैर इतला दिए वो अचानक आया था। घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बुआ ने बताया कि सब अस्पताल में सिवाय मिशकात बीबी के। बुआ को घुटनों का दर्द था। मिशकात ने आराम का कहकर खुद किचन संभाल लिया था। वक्तन वक्तन बुआ भी मदद करवाती, पर ज़्यादा काम अब वो खुद ही करती थी। असीर बुआ के बताने पर किचन की तरफ आया। मिशकात मसरूफ़ थी। दुपट्टा इसने उतार कर पास पड़ी चेयर पर रख दिया था। असीर ने जानदार आवाज़ में सलाम किया तो मिशकात अचानक इसकी आवाज़ से डर गई। इसी खौफ से चम्मच इसके हाथ से छूटा और उबलते सूप में गिरा। वहाँ से सूप वाली पतीली उल्टी और इसके पाँव पर गिरी। हाय अल्लाह! इसकी आवाज़ में दर्द, तकलीफ और करब का एहसास रचा हुआ था। इसका एक पाँव बुरी तरह जल गया था। एक हाथ भी मुतासिर हुआ था। जहाँ जहाँ से जिल्द जली थी, वहाँ इस वक्त आबले पड़ गए थे। असीर ने इसे पकड़ के चेहरे पर बिठाया। मिशकात के आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। वो बेहद परेशान था। असीर को नहीं पता ऐसे मौक़ों पर फौरी तौर पर इसकी तकलीफ दूर करने के लिए क्या करे। इसने मिशकात का वो झुलसा हाथ लबों से लगा लिया। इसे खड़ा होने में मदद दी। वो इससे साथ लिए करीबी क्लिनिक आ गया, जहाँ डॉक्टर ने मिशकात के आपले काट कर दवा लगाई। तकलीफ की शिद्दत से इसकी रंगत लाल हो गई थी। घर लाकर असीर ने इसे मेडिसिन दी। अफरोज़ के लिए असीर की आमद खुशकुन और मिशकात का झुलसना बहुत तकलीफ देता था। हमारा पहले अस्पताल में थी। बुआ को घुटनों के दर्द ने लाचार कर रखा था। अफरोज़ बेचारी परेशान सी हो गई। मिशकात की हर दूसरे दिन बैंडेज होती, जो इसके लिए तकलीफ का बाइस थी। 2 दिन इसने बैंडेज करवाई। तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। असीर इंतजार करता कब वो उठती है, मगर इसके तेवर इनकार वाले थे। मैंने नहीं जाना डॉक्टर के पास। जाएंगी नहीं तो आराम कैसे आएगा? असीर का लहजा बहुत नरम था। आ जाएगा खुद ही नहीं आएगा ना। अच्छा, मुझे अपना हाथ तो दिखाएं। मिशकात ने बगैर कोई हठधर्मी दिखाया अपना हाथ इसके सामने फैला दिया। असीर ने अपने हाथ में इसका हाथ लिया। मिशकात की तमाम तवज्जो असीर के मजबूत मर्दाना हाथों की तरफ मजबूत थी। साफ रंगत वाला हाथ, जिसमें मजबूती के एहसास पर दर्जा अतम था। असीर की गिरफ्त में नरमी थी, जैसे वो शीशे की बनी हो। दूसरे पल असीर ने इसका हाथ छोड़ दिया तो मिशकात के दिल में शोर मचाते जज्बे खामोश हो गए। जिस दिन इस पर सूप गिरा था, असीर ने इसका हाथ थाम कर लबों से लगाया था। तकलीफ के बावजूद मिशकात को वो सब याद था कि असीर के लबों ने इसके हाथ को छुआ। यकबारगी इसके दिल ने ख्वाहिश पैदा की, इस रोज़ वाला अमल असीर फिर दोहराए। अपने लबों की महक इसके हाथ पर छोड़ दे, एक बार फिर इसे बेखुद कर दे। वो क्यों ऐसा चाह रही थी? वो क्यों ऐसा सोच रही थी? क्या वो हार गई है, शिकस्त खा रही है? असीर अलवी ने अपनी खामोशी से कोई दिया रोशन तो नहीं कर दिया? हमारा भाभी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सब घर वाले खुश थे। तीनों भाई इस नन्ही सी परी को हैरत और मसरत से देख रहे थे। मिशकात ने भी इसका नरम नरम मोई के गाले जैसे जिल्द को हाथ से छुआ तो उसे बहुत अच्छा लगा। इसने कितनी बार ये अमल दोहराया। इसे देखकर मूसा भी ऐसे कर रहा था। मिशकात इस वक्त बिल्कुल एक नए रूप में नजर आ रही थी, बहुत नरम और अनोखी सी। असीर बहुत मशरूफ़ था। इसकी वापसी पहले की तरह अब शाम को नहीं होती थी, बल्कि रात को 8 साढ़े 8 बजे के करीब आता। इतना मसरूफ़ रहने के बावजूद तरोताज़ा नजर आता। हमारा भाभी ननी गुड़िया के साथ मसरूफ़ थी। ऐसे में इन तीनों शरारती भाइयों को कंट्रोल करना इसी का काम था। 11 बजे का टाइम था। मिशकात सोने की तैयारी करती। दिन भर की थकन थी, से जल्दी नींद आ जाती थी। अभी इसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, मान असीर बगैर दस्तक दिए अंदर आ गया। निकसक से तैयार खुशबू में बसा बेहद जाज़ में नजर लग रहा था। मिशकात का दिल धड़क उठा। आए दरवाज़ा लॉक करने, किसी के आने का इम्कान तो नहीं? फिर भी कोई आ जाए और पूछे तो कह दें कि मैं दोस्तों के साथ बाहर गया और आप मेरे रूम में सो जाएं। वो बहुत बड़ी जल्दी में लग रहा था। इसकी सुनने बगैर वो इसी उजलत में चला गया। पता नहीं इस वक्त वो क्यों जा रहा था। अपने लौटने का बताया भी नहीं। इसके अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो मम्मा पापा के इल्म में नहीं लाना चाहता कि वो कहाँ जा रहा है। खैर, इसकी बला से जहाँ भी जाए। मिशकात इसके कमरे में आगे चेंज करके कपड़े असीर ने कमरे में ही फेंक दिए थे। वो जूत के तू पड़े थे। मिशकात उठा के बाथरूम में लटकाए वो बेड पर ही लेटी। मैं क्यों सोफे पर लेटूँ? नौकरानी नहीं हूँ कोई?
खुद लेटे सोफे पर मासूम, मैं तो इधर ही सोऊंगी। वो जो सोने के इरादे से लेटी थी, 1 घंटा गुजरा, दूसरा गुजरा, नींद आंखों से नहीं उतरी। 3 बज रहे थे जब मोबाइल जोरदार आवाज़ में गुनगुनाया। असीर की कॉल थी, इसे सीढ़ी वाला मेन डोर खोलने को कह रहा था। वो घर से 5 मिनट के फासले पर था। मिशकात दरवाज़ा खोलकर फिर से लेट गई। इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कोई इसकी नौकरानी है जो रात के 3 बजे दरवाज़ा खोले, अपनी नींदें ख़राब करे। अगली रात वो फिर इसके सर पर था। मेरे फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, आप मेरे रूम में सो जाएं, मेन डोर लॉक करने की ज़रूरत नहीं, आप आज अब डिस्टर्ब नहीं होगी। कल की तरह वो आज भी बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसअप था और बात जहाज़ में नज़र लग रहा था। मिशकात खामोशी से इसके रूम में आ गई, सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। नींद कल की तरह आज भी रूठी हुई थी। आज वो कल से भी लेट आया। मिशकात जाग रही थी पर सोती बन गई। वो सोफे पर बैठा शूज़ और सॉक्स उतार रहा था। मिशकात पलकों की छुरी से देख रही थी कि इसके गिरबान के ऊपर के तीनों बटन खुले हुए हैं और बाल भी बिखरे हुए हैं। जब वो गया तो इसकी ऐसी हालत नहीं थी। वो बेड की तरफ देख रहा था जहाँ मिशकात का कब्जा था, वो इसी तरफ आ रहा था। इसने सख्ती से पलकें मोड़ ली। मिशकात को महसूस हुआ जैसे कोई दाएं साइड पर आके बैठा है। दूसरी साने दूर जाती चाप की आवाज़ आई। असीर ने बेड पर पड़ा दूसरा तकिया उठाया था और जाके सोफे पर लेटा। अगली 5 रातें इसने शराफत से घर पर ही गुजारी। इसकी 2 रातों की गैर हाजिरी मिशकात किले में थी। इस वक्त वो खुटक गई जब असीर ने खुद ऑफर की, आपको अब्बास अंकल की तरफ जाना है तो मैं छोड़ आता हूँ, आपको वहाँ जाके नींद पूरी कर लें। मेरी नींदें यहाँ भी पूरी हो रही हैं, वो खटाक से बोली। आपके रूम की लाइट चलती रहती है, जब भी कहा मैंने, इसने वजाहत दी। मैं तो वो तो ऐसे ही चलती रहती है। नींद ना आए तो मेरे पास आ जाया करें। असीर अलवी ने अपनी बेबाक निगाहें इस पर जमा दी। मैं अपनी जगह पर ही ठीक हूँ, मगर आपकी नींद तो मेरे पास है। असीर अलवी की गहरी मर्दाना आवाज़ इसके सारे अंदाज और दफ़ाई बातों को गलत साबित करने पर तुली हुई थी। मैं अपनी चीज़ें अपने पास ही रखती हूँ। हा हा हा। असीर हंसता चला गया। मिशकात उलझी हुई थी, जाने वो क्यों हंस रहा है। इतवार को फिर खसूसी तैयारी के साथ कहीं निकला। बहाना वही था, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। अब मिशकात के पास इसके दोस्तों के नंबर नहीं थे कि पूछकर तस्दीक करती। दोस्तों में लड़कियां भी तो शामिल थी, खास तौर पर फ़ाइका। अगर वो किसी से पूछकर कॉल करती, असीर को पता चलता तो पूछता कि बीबी तुम्हें क्या परवाह है, मैं दोस्तों के साथ होता हूँ और ये कि कहीं और। तुम ये पूछने वाली कौन होती है? फिर क्या इसकी इज्जत रह जाती? पहले भी कौन सा वो इससे कोई अहमियत दे रहा था? इस घर में इसका होना ना होना बराबर था। बस हर माह इस ज़रूरत के पैसे देकर इसे घर में लाने का फ़र्ज़ पूरा करते थे। बाकी मिशकात की कोई अहमियत थी, बड़े मोहब्बत के दावे करता था। वो सिर्फ इसके वजूद पर अपने नाम का ठप्पा लगाना चाहता था ताकि इसकी मर्दाना गरूर की तस्कीन हो सके। हाँ ये है कुड़ी नूं कितने पासे चैन नहीं है जे अगे पिछे फिरे तादे नूं तकलीफ है जी के लूज करैक्टर है, मेरे अगे पिछे कोई फिरदा हुण जे मुँह नहीं लांदा पे ते फिर उन्हें तकलीफ हो रही। घर से बाहर इसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। आखिर कोई हैंडसम है, पैसे वाला, लड़कियों को इसमें अट्रैक्शन भी फील होती है। मिशकात की सारी सोचें मनफी थी। अपनी जगह वो खुद को हक पचाने तसव्वुर करती थी। आज मिशकात ना सो रही थी ना सोने की एक्टिंग कर रही थी। तकिए से टेक लगाए नींद से बेहाल होती आंखों के साथ टीवी देख रही थी। सीनियों पर कदमों की चाप ऊपरी तो हिस्सियत चौकन्नी होगी। आप अभी तक जाग रही हैं? इसने हैरत का इजहार किया। जी नींद नहीं आ रही थी। गुड, नींद नहीं आ रही तो मेरा सर दबाए, बहुत दर्द हो रहा है। इसके कुछ भी बोलने या सोचने से पेशते हुए जूतों समेत लेट गया। सर मिशकात की गोद में था। वो यूं बिदकी जैसे बिजली के नंगे तार से छू गई हो। वो इतने करीब के एकदम पीछे हटी। प्लीज़ सर दबाए ना मिशकात। वो बहुत कम इसका नाम लेता था। आज इसके लबों से अपना नाम सुनकर इसे किसी अनोखेपन का एहसास हुआ। इसने झिझकते हुए असीर की पेशानी पर हाथ रखा जो कि गर्म महसूस हो रही थी। बहुत थक गया हूँ, दिल चाह रहा कि आप प्यार से सुला दें। मेरी ख्वाहिश भी अजीब ही है ना, आपका दिल कर रहा होगा मेरा सर दबाने की बजाय गला दबा दें। इसने आंखें खोलते हुए मिशकात के हाथ थाम लिए जो इसके माथे पर धरे थे। क्या था इसके हाथ में भला? वो अपना भुलाने लगी। इसने जोर लगाकर अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाला। चाह नहीं, अपनी पिघलता मैं। जिस तेज़ी ने असीर ने हाथ पकड़ा था, इसी तेज़ी से छोड़ भी था। अपनी तौहीन के एहसास इसका रवां रवां सुलग उठा। अब चाहे मैं ठीक हूँ, बहुत जल्द आपकी तमाम मुश्किलात और तकालीफ का अजाला कर दूंगा। मिशकात उलझ के इसे तकने लगी। असीर ने अपनी निगाहें इस पर जमा दी। इतने प्यार से ना देखिए, मुझे ज़ब्त खोने लगता हूँ मैं, को गुस्ताखी हो जाएगी मुझसे। मिशकात को इसका अंदाज सरासर तमस्कराने लगा, जैसे वो इसका मजाक उड़ा रहा हो। काश इसका असल चेहरा सबके सामने आ जाए, इसके करतूत सब पर खुल जाए। इसने सदके दिल से दुआ मांगी। रमना के घर बेटा पैदा हुआ था। नन्हे मेहमान के लिए असीर ने मिशकात को शॉपिंग करने के लिए कहा। ये खालिस्तान खवातीन का शोबा था। वो हमारा भाभी को साथ गई क्योंकि बच्चे छोटे थे। बच्चे की वजह से ख़रीदारी का इसे भी इतना खास आइडिया नहीं था। वो तो भला हमारा भाभी का जिन्होंने इतनी मदद की और फिर वो दोनों फरहान भाई की तरफ के। रमना और फरहान दोनों बहुत खुश थे। इनकी खूबसूरत सी दुनिया मुकम्मल हो गई। तुम मुझे कब अंकल बना रहे हो? फरहान छूटते ही असीर से बोला। मिशकात तेज़ तेज़ कदम उठाती रमना की तरफ बढ़ गई। इसमें असीर अलवी का जवाब सुनने की ताब नहीं हो रही थी। क्या बात है, डिस्टर्ब सी लग रही है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसे ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। कुछ तो है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो। रमना इसके पीछे पड़ गई। इसने लाख इनकार किया, जान छुड़ाई, पर रमना अपने नाम की एक थी उगलवा कर ही छोड़ा। मिशकात के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो फट पड़ी। रमना आंखें फाड़े नाकाबिले यकीन अंदाज में से देख रही थी। वो आंखों पर हाथ रखे रो रही थी। यहाँ फरहान का तजिया गलत साबित हुआ था कि औरत मर्द की मोहब्बत से पिघल जाती है। वो तो असीर की बेतनाई से पिघल रही थी। इतनी बड़ी बात इस पर आज खुली थी। मिशकात ने बहुत बेवकूफ़ी की थी। इस बात के पीछे अपनी इस्तवाजी ज़िंदगी दाव पर लगा दी कि असीर ने शादी से पहले इसकी नेक नामी को बदनामी में बदला। ख़ानदान वाले कब की बात भूल भाल गए थे कि
ऐसा कुछ हुआ था। असीर की वजह से अगर वो बदनाम हुई थी तो असीर ने इसे अपनाकर इज्जत भी तो दी थी, मौत पर भी तो किया था। मिशकात में इतनी इंतहा पसंदी होगी इसने सोचा भी नहीं था। फरहान से शादी के बाद इसकी ज़ुबानी रमना को असीर के खालिद से इस बात का पता चला जो सिर्फ मिशकात के लिए थे, और इसने तो शायद कभी ये जानने की जरूरत ही नहीं समझी कि असीर इसे किस कदर चाहता है। इसके सच्चे जज्बात को मिशकात ने हवस का नाम देकर सरासर इसकी तौहीन की थी। पर मजाल है जो असीर ने फरहान से इसका जिक्र तक किया, वो दोनों तो यही समझते रहे कि असीर और मिशकात खुशगवार नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उमर अलवी और अफरोज़ बेगम उम्र पर जा रहे थे। इनका अचानक प्रोग्राम बना था। जिस दिन इन्हें जाना था इस दिन इनके घर मिलने जुलने वालों का रश था। अब्बास साहब भी नूर अफशा के साथ आए थे। एयरपोर्ट रवानगी के बाद घर खाली खाली सा हो गया। असीर एयरपोर्ट से आया तो अब्बास भी इसके हमरा थे। मिशका चाय बनाने लगी। अब्बू बहुत कम इनके घर आते थे। चाय लेकर अंदर आई तो असीर अलवी अब्बू दोनों सामने पास पास बैठे थे। असीर के चेहरे पर माजरत को आना तासुराते वो धीमी आवाज़ में कुछ बोला था, जबकि अब्बू का चेहरा सोच और परेशानी का शिकार लग रहा था। इसे देखकर असीर के लब साख्त हुए। असीर ने मिशकात को पानी लाने के बहाने वहाँ से हटा दिया। अंकल, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी इस हरकत से मिशकात को ज़हनी अजियत उठाना पड़ी। वो यही तसव्वुर करती रही कि वो निगाहों से गिर गई है, और मैं अपनी गलती मानता हूँ कि भरी महफिल मुझे एक लड़की के तकद्दुस और एहतराम का ख्याल करना चाहिए। जो भी जज्बा था एक तरफा था, मिशकात इन्वॉल्व नहीं थी। पसंदीदगी मेरी तरफ से थी। अब तक ये बात किसी और रंग में पहुंची थी। असीर का सर झुका हुआ था। वो इनकी निगाह में बहुत बुलंद हो गया। मिशकात की खुशगवार जिंदगी और प्यार करने वाले ससुराल देखकर वो तो ये बात कब के भूल भी गए थे। असीर ने याद करवाया, अब कभी इस बात पर माजरत न करना। मैं खुश हूँ कि तुम मिशकात का नसीब हो। इन्होंने शफकत से असीर का कंधा थपथपाया तो इसे कदरे सुकून का एहसास हुआ। अब्बास अंकल को चाय पीता छोड़कर वो मिशकात की तलाश में बाहर वो किचन समेट रही थी। आप अंकल के साथ जाना चाहती तो चली जाएं। मिशकात के जहन में खतरे की घंटी बजी। मैं नहीं जा रही, आंटी भी घर पर नहीं है, हमारा भाभी भी ने भी अपनी अम्मी की तरफ रहने जाना है। ओके, आपकी मर्जी। कंधे उचकाता वो दोबारा अब्बास अंकल की तरफ आया। वो इजाज़त लेकर चले गए। बाकी मिशकात ठीक कह रही थी। हमारा भाभी बच्चों को लिए मैके जाने के लिए तैयार बैठी थी। ड्रॉप करके यासिर भाई खुद अपने यूनिट के साथ को हार्ट के लिए रवाना हो गए। आपकी एक अच्छी खबर है मेरे पास। पानी का ग्लास उठाते हुए मिशकात रुकी। इसकी सवालिया निगाहों का इसराब दो चंद हो गया। मैंने अब्बास अंकल को बता दिया कि आप मुझ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं थी। जहाँ जहाँ मेरी वजह से आप बदनाम हुई है, मैं इन सब के पास जाकर हकीकत बताने के लिए तैयार हूँ कि आपने मुझसे अफेयर नहीं चलाया, बल्कि ये मैं था और जिसकी इस हरकत की वजह से आपको ज़हनी अजियत उठाना पड़ी। मिशकात सर पकड़ कर बैठ गया। असीर बहुत संजीदा था। अब आप मेरा मजीद तमाशा ना बनाए। मैं इस बात को दोबारा नहीं खोलना चाहती, मगर लोगों को फिर इस बात का कैसा पता चलेगा कि आप नहीं, बल्कि मैं खुद आप में इंटरेस्टेड था। वो शायद इसकी कुव्वत बर्दाश्त को आजमा रहा था। मुझे नहीं बताना किसी को भी, इसका सबर जवाब देता जा रहा था। लेकिन वही बात फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं, मेरे जैसे नौजवान के साथ तो आप मोहब्बत कर ही नहीं सकती। असीर इसका मजाक उड़ा रहा था। मिशकात खाना अधूरा छोड़कर टेबल से उठ गई। रात असीर निचले पोर्शन में था। मिशकात भी इधर ही थी। निचले हिस्से में दरख्त और बेल बूटे बहुत ज़्यादा थे। इसे डर सा लग रहा था क्योंकि असीर ने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। हमारा भाभी और यासिर भाई भी नहीं थे। लॉन्च की खिड़कियाँ खुली हुई थी, इसने भी वो भी बंद कर ली। टीवी बज़ाहिर ऑन था, मगर इसका ध्यान कहीं और था। इसकी जो आज असीर से गुफ्तगू हुई थी, इसके बाद इसके ज़मीर का ये गवारा नहीं था कि वो अपने खौफ का इजहार करती। वो इसी कश्मकश में थी कि असीर खुशबू में बसा बेहतरीन कपड़ा मलबूस इसके सामने आ खड़ा हुआ। गाड़ी की चाबी इसके हाथ में थी। मैं जा रहा हूँ वैस की तरफ, जल्द आने की कोशिश करूँगा। वापसी पर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। मुझे डर लग रहा है, घर में कोई नहीं, रात के 11 तो बज ही चुके हैं। वो रोहानसी हो रही थी। लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं जानती हूँ आप सबको, आप इतनी रात को कौन से दोस्तों के पास जाते हैं। आप जानती हैं तो ये और भी अच्छी बात है। वैसे आप बता सकती हैं मैं कौन से दोस्तों के पास जाता हूँ। असीर इसके पास आ खड़ा हुआ। अपनी हवस पूरी करें, इंसान जहाँ जाता आप भी वहाँ जाते हैं। मिशकात तन कर खड़ी थी। आपके पास कोई सबूत है? असीर अभी तक सुकून से बात कर रहा था। सबूत तो जीता जागता फायका की सूरत में। वो बेखौफी से बोली, क्या सबूत है? आपने मुझे इसके साथ पकड़ा? हम जब दावत पर इसके घर गए तो वो आपके साथ बैठी थी, बार बार आपके कंधे पर हाथ मारी थी। अवैस भाई बता रहे थे वो आपको पसंद करती थी, मोहब्बत करती है, शादी करना चाहती थी। मिशकात दिल में अपनी जहानत पर खुद को दाद दे रही थी। असीर ने से बाजू में जकड़ लिया। अब आप भी मेरे बहुत करीब है, क्या ये भी हवस है? पसंद आपको मैं भी करता हूँ, तो क्या ये मेरी मोहब्बत ही क्या हवस? असीर की गिरफ्त से यूँ लग रहा था वो इसकी चलती सांसों तक को रोक देना चाहता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, इसमें मेरी हवस शामिल नहीं थी। मान असीर की आंखें लहू रंग हो गई। यूँ लग रहा था वो इसकी गिरफ्त में किसी गुड़िया की तरह चिड़मिड़ा के रह जाएगी। असीर सारा जब्त खो चुका था। इसे झटके से आज़ाद किया तो वो सोफे से टकराते टकराते बची। जवाब चाहिए मुझे, आज खामोशी से बात नहीं बनेगी। मोहतरमा मिशकात साहिबा। आंखों में कैसे कसप लिए वो इसकी तरफ बढ़ा, तो तब तक वो खुद को संभाल चुकी थी। मैं इसे हवस ही कहूँगी। चिटाख चिटाख। असीर ने पूरी ताकत से 2 थप्पड़ मारे हुए दीवार से टकराकर सोफे पर गिरी। असीर इसे थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा कर चुका था। मैं बताता हूँ मोहब्बत और हवस में क्या फ़र्क है। हवस भी एक बीमारी है, जिससे जब इंसान इसमें मुब्तला हो तो इंसान आराम के लिए हर डॉक्टर के पास भागा जाता है, क्योंकि कहीं से भी अपने जज्बात और ख्वाहिशात की तस्कीन कर सकता है। लेकिन मोहब्बत में यूँ नहीं होता। एक ही मसीहा होता है इसका, चाहे आराम आए ना आए। मोहब्बत में इंसान जिससे मोहब्बत करता है इसी से अपने जज्बात और ख्वाहिशात की तस्कीन करता है, किसी और से नहीं। मुझे इस फ़र्क का बहुत अच्छी तरह पता है। सो मैंने अपने जज्बात और ख्वाहिशात पर पहरे बिठा दिए, इनकी तस्कीन के लिए गलत रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। असीर की उंगली इसके शानों पर गड़ी जा रही थी। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में एक छत के नीचे नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे डर था मैं एक दिन बर्दाश्त करने की कुव्वत ना खो दूँ।
तुम मेरी दस्तरस में थी, मर्दानगी के ज़म में मुझे तुम्हारे वजूद पर कब्जा करना गवारा नहीं था, क्योंकि मोहब्बत करता था मैं तुमसे। जिस रात तुमने मुझसे कलाम पाक की कसम खाने को कहा, इस रात वाकई में इस पोजीशन में नहीं था, मगर अब मैं ये कसम खा सकता हूँ। 9 माह से ज़ायद इस घर में हो चुके, मैंने अपना हक इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसी डर से सऊदी सेटल होने की तैयारी करूँ, क्योंकि मेरी मौजूदगी में तुम अपसेट रहती थी, लेकिन दोबारा गया फिर वापस आ गया कि तुम्हें एक नज़र देख लूँ, मेरे दिल को सुकून आ जाए। मैं अपना एतबार तुम पर कायम न कर सका, मेरी वजह से तुम बदनाम हुई। मैंने तुम्हें अपनी अपना कर इज्जत दी, अपनी सब मोहब्बत और खलूस वफ़ा तुम्हारे नाम लिख दी, मगर तुम समझ नहीं पाई। 9 माह कम नहीं होते, इतना अर्सा तुम मेरी मोहब्बत को जान नहीं पाई। इसे मेरी हवस से तबीर करती रही। तुम्हारे दिल में मेरी जो नफरत और दावत है मैं कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए अब और तुम्हें यकीन नहीं दिला साथ नहीं चल सकता। मैं कभी भी तुम्हें यकीन नहीं दिला पाऊंगा। तुम इस घर में जिस तरह आई इसी तरह जाओगी, इसी मेहरबानी समझो या एहसान। बहरहाल मैंने तुम पर कर दिया है, क्योंकि मैं मज़ीद अपना इम्तिहान नहीं ले सकता। इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। मेरे भी जज्बात और एहसास है, किसी भी वक्त बहक सकता हूँ। नहीं चाहूँगा कि आप मुझे इल्ज़ाम देकर इस घर से जाएं। आपको याद होगा शायद एक रात आप डर कर मेरे पास चली आई थी, वो वक्त मेरी बहुत कड़ा था। इसके बाद मैंने रात को बाहर जाना शुरू कर दिया। 2 बार चौकीदार से लॉक खुलवाकर अपने ऑफिस में बैठा रहा। कभी फजूल में गाड़ी दौड़ाता थक जाता तो वापस आ जाता। 1-2 बार वाकई दोस्तों के साथ रहा, मगर ज़्यादा वक्त अकेले ही गुजरा। इसकी वजह भी आप थी। आप सामने होती तो मुझे लगता कि मैं अपना एतबार तोड़ दूंगा। थक हार कर वापस आता तो सो जाता। मैं आपके सामने आज सुरखरू हो गया। मैं यही खुशखबरी वापस आके आपको सुनाना चाहता कि आज आप मेरी तरफ से खुद को पाबंद ना समझे। इस वक्त का इंतजार मुझे बहुत पहले से था। मम्मा पापा यहाँ नहीं है, इनके सामने ये सब होता तो इन्हें बहुत दुख होता। वो मुझे इरादे से पास रखने की कोशिश भी करते, लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आप जब चाहे जा सकती हैं, मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मिशकात को खबर ही नहीं हुई कि बेवास वो कितनी देर इसके आंसू इसके गालों को भिगो रहे थे। असीर मर्द था, जब्त कर गया, लेकिन मिशकात से सब्र नहीं हो पाया था। आपको कब जाना बता दें। वो सुरख सुरख आंखों से देख रहा था। मिशकात के पास फैसले का एक लम्हा था, इसके बाद वक्त ने हाथ से फिसल जाना था, और शायद कि असीर की मोहब्बत भी हमेशा के लिए इससे रूठ जाती। इसका इदराक अभी अभी तो हुआ था। अपने दिल में असीर की मोहब्बत जाने कब से पंप रही थी। इस चीज़ पे वो गुस्से और नफरत की थपकियाँ देकर आज तक सुलात की नज़र चलाती है, मगर अब और नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। असीर सोफे पर बैठा था कि वो नीचे आकर कारपेट पर इसके करीब बैठ गई। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ ने इसने असीर को दोनों घुटनों से पकड़ लिया, जैसे उठने न देना चाहती हो। इसे अपने कानों पर धोकर गुमान हुआ। मुझे आपके साथ रहना, आपके पास रहना, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। सिसकी और हिचकियों के दरमियान डूबते उभरते इसने रुक रुक कर अपनी बात मुकम्मल की। मोहब्बत वो है जो आपने मुझसे की। मैं ऐसी मोहब्बत आपसे करना चाहती हूँ, किसी भी किस्म के खोट से पा। रोते रोते इसने असीर का हाथ थाम लिया। आपको मेरे किसी भी अमल से कुछ भी महसूस नहीं हुआ? एतराफ़ात दर एतराफ़ात का सिलसिला था। असीर एक लफ्ज़ नहीं बोला, यकटक इसे देख रहा था। आप मेरी हर बात पर खामोश हैं। मुझे यूँ लगता है आप मेरी बेइज्जती करें। मेरी ख्वाहिश होती कि आप मेरी तरफ मत वजाओ, मुझसे खुलकर अपने प्यार का इजहार करें। आप कुछ नहीं कहते थे। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी कि मुझे इस घर में ले आए। आपकी कुव्वत बर्दाश्त और ज़ब्त नफ्स से मैं चिढ़ने लगी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आपको मेरी ज़ात से कोई वास्ता नहीं है। मेरे होने या ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। असीर में आपको मोहब्बत को समझ नहीं पाई। आप मुझसे दूर हो गए। आपने मुझ पर अपना हक नहीं जताया। यही बात मुझे आपकी तरफ गुस्सा दिलाती। मुझे ये बात आपका असीर करती गई। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे दिल की ज़मीन मोहब्बत के पौधे के लिए बहुत मौजूद थी। आपके नाम का पौधा अपनी जड़ें मजबूत करता गया। बस मुझे ये बात तस्लीम करते हुए डर लगता था, जब आपको पता चलेगा तो आप मजाक उड़ाएंगे। ख़ानदान भर में आपकी मोहब्बत का चर्चा था, मगर अवलीन मुलाकात में मेरी नापसंदीदगी के इजहार के बाद आप खामोश हो गए। मुझे जताया तक नहीं। मुझे अंदर ही अंदर सुलगाते रहे, राख बनाते रहे। अब कहते कि मैं चली जाऊँ। मैंने अब कहीं नहीं जाना। मुश्कात ने थक हार कर अपना सर इसके घुटनों पर रख दिया। असीर के जलते सुलगते जज्बों को करार आ गया, जैसे बरसों बाद सहरा की खुश्क रेत पर जोरदार बारिश हुई हो। मैंने कहीं जाने भी नहीं देना, अपने पास रखना है हमेशा के लिए। तुम्हारे मुंह से इतराफ़ मोहब्बत सुनकर सुकून मिल गया। मुझे टूट कर चाहो, अपनी मोहब्बत से सब कुछ भुला दो। आंखें बंद करके मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। आप और अब इन आंखों में आंसू ना लाएं। मैंने तुम्हें 2 बार चुपके रोते देखा और मुश्किल से खुद पर सब्र किया। मैं तुम्हारे जज्बों से अनजान नहीं था कि एक लड़की मेरे इंतज़ार में जागती रहती है, और जब मैं आता तो वो सोती बन जाती है। वो मेरी पेशकदमी का इंतज़ार करती है, अपना आप मुझसे चुराती है और छुपाती है, और डरती भी है कि मैं इसकी चोरी ना पकड़ लूँ, इसके मुजरिम का नाम ना जान लूँ। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत की मजबूती जांच रहा था। असीर के लबों की तराश में मुस्कुराहट चमची। गरज चमक के बाद मतला साफ था। रमना ने तुझे बताया था कि असीर भाई वो बेवकूफ़ लड़की आपसे मोहब्बत करने लगी है। अब भी अगर आप खामोश रहे तो वो कोई हमाकत कर बैठेगी। ये तो इसे भी पता था कि मिशकात पिघल रही है, बस एक गरूर और जम में है। आज वो इस सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन करना चाहता था। इसने दोस्तों की तरफ जाने का इसीलिए कहा कि मिशकात को इसके अमल से चिढ़ होती है। वो जानता था कि इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। वो फट पड़ेगी और इस गुस्से में इसके मुंह से सच ही निकलेगा। ड्रॉप सीन ऐसे ही हुआ था। मिशकात अपने आंसू साफ कर रही थी। असीर ने इसके हाथ पकड़े और अपने सीने पर रख लिए। बहुत तंग करती रही, अब मुझे अब और तो नहीं करोगी ना? असीर ने अपने हाथों से इसकी नम आंखें साफ की। वो दूर हुई। असीर ने हंसकर इसकी रोई रोई आंखों में झांक कर इसकी कोशिश नाकाम बना दी। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने खुद पर बहुत पहरे बिठाए, अपने अरमानों को कुचला। मैं कसम खा सकता हूँ कि मैं तुम्हारी रूह से भी प्यार करता हूँ। असीर के लहजे में सच की खनक थी, लेकिन अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं कौन सा आपसे दूर रह सकती हूँ?
मिशकात के लब कँपाए, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत तंग किया मुझे, बहुत कड़ी सज़ा दूँगा। असीर के लब धीरे से झुके थे और इन्होंने मिशकात के कान में सरगोशी की। असीर के बाजू आहनी हसार की तरह इसके गिर्द हमायल थे। खामोशी और निगाहों की ज़बान में बहुत से जज्बे बोल रहे थे जिनकी ताल पर मिशकात का दिल धड़क रहा था और ये धड़कन लम्हा ब लम्हा पुरजोश होती जा रही थी। असीर ने दूरी की सब दीवारें गिरा दी। वो भी तो यही चाहती थी कि असीर इसके जज्बों की पजीराई बख्श दे और आज असीर ने दिल में छिपी अनकही बातों को जानकर इसे मौत पर कर दिया था। जी तो गाइज़, यहाँ पे ये नावल हमारे अपना इख्तिताम को पहुँचा। आपको कैसा लगा ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो मैं भी अपनी राय का इज़हार करूँ है? अच्छा जी, तो मेरे नज़दीक तो असीर ने बहुत चंगा किया। इदां दी कुड़ी नूं सैट करन वास्ते यही होना चाहिए सी। और लेकिन एक चीज़ जो मेरे पसंद नहीं आई, वो असीर को इतनी जल्दी नहीं इसको माफ़ करना चाहिए था। असीर ने इन्नियां गल्लां ने मारियां असीर नूं, इतना ज़्यादा इसने इसको तंग किया, हर चीज़ की उसको बातें सुनाई, उसको वो बेइज्जत किया, हर चीज़ किया। ते असीर साहब एंड ते ना एक बारी उन्हें 2-4 चंडा मार के ते एंड ते उन्हें एक बारी जो अपना सहारे मुहब्बत करता ते असीर साहब सैट हो गए। बाकी मर्जी सीर ने बेचारा थोड़ा भी तो बहुत होया थी बेचारा, बहुत उसने अपने सब्र का इम्तिहान लिया, तो अब वो इतना तो उसके लिए बनता था। तो खैर, आपको कैसा लगा नावल? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।